सर एक्चुअली पता नहीं लाइफ में ऐसा रहा है कि अटेम्प्ट हमेशा ज़्यादा ही लगे हैं। तो पहले फादर वाज इन आर्मी, बट मेरा सपना था पायलट बनने का एयरफोर्स। तो लोगों ने मेरे को बोला कि अपेयरिंग में कौन देता है प्रीलिम्स, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। एंड प्री में मैंने 7 सब्जेक्ट में मेन मानता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और फिर ज्योग्राफी। एक तो मतलब आपके उस टाइम वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था, क्योंकि एक डर तो था ही प्रीलिम्स वाला। आपका वो याद है मेरे को, स्माइल करने वाला कि भाई अप्रोच पॉजिटिव रख। एक दूसरा फाउंडेशन नहीं था, तो फाउंडेशन के नोट्स तो कुछ भी नहीं थे, ना ही ऑप्शनल के थे। जब आए घर पे वापस तब ये तो पता था कि या तो बॉर्डर पे होगा या फिर 720 30 ऐसे कुछ नंबर होंगे, मतलब अभी भी हवा में ही थे। फिर जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल ही शैटर्ड, क्योंकि होप्स इतनी ज्यादा रखी थी। और सर GS3 मॉड्यूल और राइट स्मार्ट आपका देखा था 23 में। पता नहीं लोग, ये पता नहीं क्या परसेप्शन है कि 1000 पेज के नोट्स हैं सर के, तो अरे भाई तो उसको समराइज तो करो। Hello and welcome to Brunch with Toppers. I'm Dr. Shivan, and today my guest on this show is All India Rank 20 in UPSC CSE 2024, Trilok Singh. So Trilok, firstly, thank you for being here. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। एंड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले भी जो भी जर्नी में हेल्प हुई है, चाहे वो 23 से हो और फिर एक एस्पिरेंट से भी कनेक्ट करने का मौका मिलता है। सो रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज। अरे नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। तो यार ये तो बस एक इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, तो आपको जो लगे खुल के बताइए। एंड इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट योर जर्नी। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी तो आई एम श्योर अब तक बहुत डिस्कस हो गई होगी। हाँ ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ यू डिसाइडेड टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज। तो क्या हुआ, व्हाट वाज द जर्नी एंड व्हाट हैपेंड अर्लियर, एंड कहाँ से आपने ये डिसीजन लिया कि आपको सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है? सर पहले क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड था एंड फादर ऑल्सो सर्व्ड इन आर्मी फॉर 28 ईयर्स, तो वही ड्रीम था कि आर्मी में जाने का। आई स्टिल रिमेंबर द डेट 15 मई 2019 को मैं मेडिकल आउट हुआ था यहीं से, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली। अच्छा। उसके बाद मैं घर गया तो दीदी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CSC उस टाइम पे, मतलब दीदी ने 20 का प्रीलिम्स दिया था। तो ऐसा कोई लार्जर मतलब मोटिव नहीं था कि जाना है सर्विसेज में, क्योंकि उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी। तो दीदी ने बताया कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है, और क्योंकि पहले ग्रुप A की तैयारी करते थे और सर्विस देने का वो था इंटेंशन, तो मैंने सोचा कि इसमें अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले से स्टेट PCS का ज़्यादा सोचा था, मतलब RS का। अच्छा। पर फिर क्योंकि डिलेड होती है वैकेंसीज, आपको बताइए स्टेट में, तो उसके बाद आई प्लान टू प्रिपेयर फॉर CSC। तो आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन सर किरोड़ीमल कॉलेज से, BSc मैथ्स ऑनर्स। DU में? तब कुछ नहीं सोचा था कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, लाइक नॉट इन योर कॉलेज? सर जब ये डिसीजन लिया DU में आने का, क्योंकि BSc करना मतलब नॉर्मली होम टाउन से भी कर सकते हैं, बट लोगों ने बोला दिल्ली में अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मैंने सोचा फाइनल ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। सो दैट वाज आल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर टू जॉइन DU। तो एक बार पहले ये आर्मी की स्टोरी की बात करते हैं, मतलब आपने कब पेपर दिया और क्या हुआ और क्या था वो एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? सर एक्चुअली पता नहीं लाइफ में ऐसा रहा है कि अटेम्प्ट हमेशा ज़्यादा ही लगे हैं। तो NDA भी मतलब 5th अटेम्प्ट में आई गॉट रिकमेंडेड। तो पहले फादर वाज इन आर्मी, बट मेरा सपना था पायलट बनने का एयरफोर्स में। अच्छा। क्योंकि आर सीनियर सुरेंद्र भाटी सर थे जो, वो जैगुआर फ्लाई करते थे उस टाइम। अच्छा। तो स्कूल में ऐसे सेशन के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि अब तो पायलट ही बनना है। तो आई गेव दिस एग्जाम इन अराउंड 2018 सितंबर, और 19 के जैन में मेरा इंटरव्यू था मैसूर में। अच्छा। तो उसमें आई गॉट रिकमेंडेड। देन पायलट का एग्जाम होता है सर CPSS करके, वो भी क्लियर किया, बट ड्यू टू सम इश्यूज इन बोन एनाटॉमी, एसिमेट्रिकल चेस्ट वॉल करके एक पॉइंट था, मतलब PR परमानेंट रिजेक्शन। तो फिर वहाँ से सर मतलब मेडिकली अनफिट। अच्छा, तो क्या फील हुआ तब, मतलब उस टाइम पे? मतलब NDA एग्जाम इज़ नॉट ईजी, मतलब एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू मस्ट हैव पुट इन मस्ट हैव बीन अ लॉट। तो उस टाइम पे व्हाट वाज द फीलिंग, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग एनीथिंग यू कैन डू अबाउट। मतलब ऐसा हो कि अच्छा यार ये मेडिकल प्रॉब्लम है एंड आई कैन डू दिस टू फिक्स इट, तो बात अलग होती है, बट अब परमानेंट रिजेक्शन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी और क्या लग रहा था तब? सर ये जो आपने चीज़ बताई, कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तो कि एफर्ट दे दिया और उसकी वजह से मैं आउट नहीं हूँ, तो ये एक सेटिस्फेक्शन था। बट दूसरा बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक सपना जो देखा था पहले से कि पायलट बनने का, अब वो पता चल गया कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता। तो वो काफ़ी हर्ट कर रहा था, क्योंकि आसपास देखते थे तो हमारे जो मारवाड़ का एरिया, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसमें डिफेंस के ही एस्पिरेंट ज़्यादा रहते हैं। तो काफ़ी मेंटली और अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप भी ले लिया था सर इसके चक्कर में। अच्छा। तो मैं काफ़ी पीछे हो गया था। JEE मैंने सिर्फ इसलिए दिया था ताकि मैं एक बैकअप दिखा सकूँ SSB में। आई गॉट अराउंड 96 परसेंटाइल इन JEE में। दैट्स ग्रेट।
तो उसके बाद फिर 1 साल ड्रॉप, सब साथ वाले DU में पढ़ रहे हैं, कुछ CSE की प्रेप भी कर रहे थे, कुछ NDA ऑलरेडी जा चुके थे, तो वो सारी फीलिंग्स भी एक साथ आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे आगे। तो एक डेफिसिट भी फील हुआ होगा कि यार। एंड देन लाइक आफ्टर यू वर लाइक टोल्ड बाय द आर्मी कि यार परमानेंटली यू कांट कम टू द आर्मी नाउ, तो उसके बाद फिर ये डिसीजन टू कम टू द सिविल सर्विसेज तब लिया आपने? हाँ सर, उसके जस्ट बाद साकेत में मेरे दोस्त रहते थे, औरबिंदो कॉलेज में पढ़ते थे वो सब, मतलब जो मेरे स्कूल के साथ वाले 1 साल मेरे से आगे थे, तो उन्होंने बोला यार हम तो सब ये CSE कर रहे हैं और ये थोड़ा मतलब अच्छी प्रिपरेशन इसकी है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी एक बार घर जाके वापस, एडमिशन प्रोसेस उस टाइम चल रहा था, मई में स्टार्ट ही होता है लगभग DU का, तो फिर मैंने सब जगह अप्लाई कर दिया, ECA कोटा वगैरह सब। फर्स्ट आई गॉट इनटू स्टीफन्स, अच्छा, बट उसमें आई डिडंट गॉट माय सब्जेक्ट मैथ्स, तो उस टाइम पता नहीं क्या पैशन था कि मैथ्स में ही करूँगा, ऑप्शनल भी ये लूँगा। अच्छा, तब से आप सोच के बैठे थे? वो मैंने मतलब DU में जब मैंने एंटर किया तब मैंने सोचा कि चलो ऑप्शनल वाला देख लेते हैं अभी से। फिर किरोड़ीमल कॉलेज में एंटर किया क्योंकि मैथ्स मिल रहा था वहाँ पे, और फिर जो दीदी का था और जो दोस्तों ने बोला कि ये थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके बाद से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। तो आप 2019 में आप कॉलेज में आए? बिल्कुल। तो तब आपने मैथ्स लिया और आपने ये सोच के लिया कि मैं ऑप्शनल मैथ्स लूँगा। हम आएंगे आपके एक्चुअल ऑप्शनल पे। तो व्हाट वाज द कॉलेज जर्नी लाइक? कैसे रहे आपके 3 साल कॉलेज में और उस टाइम पे क्या हुआ? एक्चुअली कोविड ने कट शॉर्ट कर दिया उसको। राइट। अगस्त 2019 में आए, मार्च में गए होली के लिए, फिर वापस आ ही नहीं पाए। तो वो था कि बहुत कम ही टाइम मिला था और ऑनलाइन क्लासेस होती। ये भी सर एक बड़ा रीज़न रहा कि मैंने मैथ्स नहीं लिया, बिकॉज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स रिक्वायर्स रेगुलर क्लासेस, तो वो मैं ले नहीं पाया था। ऑनलाइन में आपको पता ही सर, सुबह उठ रहे हैं तो क्लास लेने का मन नहीं, कैमरा ऑफ वो वाली चीज़ चल रही थी, तो वो भी एक रीज़न रहा। और कॉलेज लाइफ में इतना मतलब ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। फिर वापस कॉलेज ओपन हो गए थे 2022 जैन में, उसके बाद मैं वापस नहीं आया। मैंने सोचा 22 का प्रीलिम्स मैं घर से ही दूंगा, तो वो भी एक सेक्रीफाइस मैंने कर दिया। फेयरवेल भी अटेंड नहीं किया, मतलब पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या चल रही है चीज़ें। तो लाइक आपने फिर अपनी मेजॉरिटी जो प्रिपरेशन, एटलीस्ट ये 2021 के जो ईयर्स थे, इस टाइम पे वर यू प्रिपेयरिंग? यस सर, घर पे ही। और घर से ही? हाँ, दीदी ने मेरे को बताया कि तू अब मैथ्स तो रहने दे क्योंकि क्लासेस ले नहीं रहा है। दीदी का नेट JRF था पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा। तो दीदी ने बोला मैं तेरे को बुक्स दे रही हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब विच आर टॉट इन कॉलेज, MA BA वाली। बेस्ट है वो तो। अब मेरे को पता नहीं था उस टाइम, तो बोला कि ये पढ़ ले, फाउंडेशन लेके क्या करेगा। तो मैंने वो सारी रीड करनी शुरू की। फिर दीदी ने बताया, क्योंकि दीदी ने 20 का प्रीलिम्स दिया था और फिर मेंस दिया तो हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया था। हाँ, बट somebody whose mains appeared can guide you very well, स्पेशली घर में हैं तो you know what they're going through also। तो NCERTs का जो दीदी ने बताया, क्योंकि तू PCM का है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना ले, NCERTs का बताया, स्टैंडर्ड बुक्स का बताया, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम। मतलब 21 में थोड़ा बहुत, मतलब 50-50 टाइप थी, मतलब हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कह सकते हैं। मतलब कॉलेज भी चल रहा है साथ में? हाँ, साथ में सर। तो आपका कॉलेज फिर खत्म कब हुआ, ग्रेजुएट? 22 मई में, 30 मई को फाइनल एग्जाम था और 5 जून को प्रीलिम्स था। अच्छा। तो मैं उस दिन दौड़ा वापस, मैंने टिकट कराई शाम तो आपने दिया फिर प्रीलिम्स उस? हाँ सर, दिया मैंने। एक तो मेरे दिमाग में पता नहीं, वो मिडिल क्लास मेंटालिटी कह सकते हैं, जल्दी जॉब लगने का जो होता है ना, कि मैं मतलब मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं है यार। आई थिंक एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट 20s में। तो आई थिंक दिस इज द थिंग कि आपको लगता है कि इन माय 20s आई वांट टू गेट इनटू लाइक समथिंग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एक वो आई थिंक वो सोशल प्रेशर है ना कि 20s में परफॉर्म करके दिखाना है। ऊपर सर पर्सनल भी ऐसा रहा ना जर्नी, क्योंकि हम लेट हुए थे, मतलब आपका पहले NDA वाला? नहीं, मेरे मतलब हम लेट बॉर्न, आई वाज बॉर्न लेट। मेरे पिताजी अभी अराउंड 60। ओके। तो वो भी एक था कि पापा ने रिटायर होके वापस जॉब भी कर लिया 10-12 साल, तो वो भी एक फैक्टर था दिमाग। राइट, नो दैट मेक्स सेंस। तो लोगों ने मेरे को बोला कि अपेयरिंग में कौन देता है प्रीलिम्स, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक एंड व्हाइल जगलिंग योर कॉलेज एग्जाम्स आल्सो। या मैंने बोला यार अब जो सोच लिया वो ठीक है, देते हैं। एंड बुरी तरीके से फेल हो गया। 21 मार्क्स से सर कट ऑफ रही। अच्छा, 22 में? हाँ सर, 22 में। आई थिंक द कट ऑफ वाज 92 एंड 71 मार्क्स आई गॉट 22। हाँ, 87 क्या थी आई थिंक। तो फिर मैंने वापस चीज़ें आइडेंटिफाई की, गलतियाँ क्या थी। तो नहीं, लेट्स दिस आई वांट टू हियर, क्या गलतियाँ थी, क्या लगा आपको सब? सर एक तो ओनली 1-2 वाला डेब्यू आ गया उस टाइम, 15-20 क्वेश्चन आए थे। आपने तो मेंस दिया था। हाँ वही, दैट इज द ईयर आई गॉट सिलेक्टेड। मैं अच्छे से याद है वो फिल्म्स तो फिर उसके बाद वो हैंडल नहीं हुआ एक तो, क्योंकि NDA और ये देने की आदत थी। इसमें स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते थे, हम टिक करते थे। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में कोई बेसिक स्टैंडर्ड बुक नहीं थी। लोग बोलते थे टाटा मैग्रो हिल पढ़ लो, शंकर पढ़ लो, और शंकर पढ़ी थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती थी और बहुत ही बोरिंग लगती थी। तो उसके बाद ये चैलेंज था कि बेसिक क्वेश्चन नहीं हुए साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के। तो वो भी मुझे लगा, क्योंकि मेरी स्टैटिक तो अच्छी थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की कि मैं इस पे काम करूँगा।
तो जैसे प्रीलिम्स देके कोई आता है, जैसे इस बार भी कई लोग जो ये देख रहे होंगे वो इस बार का प्रीलिम्स देके आए होंगे एंड दे माइट नॉट हैव मेड इट, राइट? तो जो ये कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनका लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में दे हैव नॉट मेड इट थ्रू प्रीलिम्स, तो दो बातें मैं आपसे पूछूंगा, नोइंग दैट ऑल दैट यू नो नाउ, कि पहले तो क्या एनालाइज करने का तरीका होना चाहिए? जैसे आप प्रीलिम्स देके आए, अब आपको लग रहा है नहीं हुआ, एंड एटलीस्ट आई मीन द ग्रेट थिंग अबाउट यू राइट नाउ इज़ फर्स्टली दैट आपने ऑनेस्टली बोला कि यार हाँ कट ऑफ बड़े मार्जिन से मिस हुआ, क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से मिला हूँ आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका कट ऑफ 5 नंबर से ज़्यादा से छूटा हो। और सी सेट वाला बहाना हाँ, सब या तो सी सेट छूटता है या मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं 5 नंबर से कट ऑफ छूटता है, 2 नंबर से रह गया, 1 क्वेश्चन से रह गया। तो आई थिंक वन थिंग फ्रॉम माई साइड इसके बहुत खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बट आप क्या कहोगे कि क्या सोचना चाहिए व्हेन समबडी वांट्स टू एनालाइज देयर प्रीलिम्स परफॉर्मेंस? सर जो मेरा शुरू से ही एक हैबिट रही है कि मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता हूँ, एनडीए के टाइम से भी और अभी मेंस में भी, वो बाद में भी बात करेंगे। प्री में मैंने 7 सब्जेक्ट में मेन मानता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और फिर ज्योग्राफी हो गया। फिर इनमें मैं देखूंगा कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने कितने अटेम्प्ट किए और मेरे कितने गलत हुए, मतलब टाइम तो लगता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। स्टैटिक का रेशियो देखूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल, जियो, इनमें मेरे कितने गलत हुए, फिर साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट में कितने हुए। तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा था कि आउट ऑफ द 17 to 20 क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड इन, उसमें सिर्फ 5-6 सही हुए, तो क्लियर एक समझ आ गया। और सर जब मैं मॉक्स भी अटेम्प्ट करता था, जो आपने भी एक स्ट्रेटजी बता रखी थी, पहले सर्कल करो क्वेश्चंस को, 50-50 वाले हैं, तो लास्ट में जब आप काउंट करोगे कि आपने अगर 88 अटेम्प्ट किए, उसमें से 27 तुक्कों वाले थे, उसमें से राइट रॉन्ग का रेशियो गया, ताकि आप रिस्क लोगे कि नहीं। और तुक्के में कुछ सही हुआ है तो उसको भी रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपका सही हो गया डजंट मीन आपको आता है। यस सर, ये बहुत जरूरी है। राइट, मतलब जो प्योरली स्टैटिक है वो तो नहीं देखूंगा कि आर्टिकल 32 है तो ये तो छोड़ो, और जो तुक्के में सही भी हो वो भी देख लिया, तो ये एनालाइज किया, तो क्लियरली दिख रहा था कि इस 2 सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही पुअर। एंड जैसे आपको लगता है कि जो अभी अब बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं आने लग गए हैं, इस साल तो बहुत सारे थे वैसे, उनको एनालाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए? मतलब उनके पीछे भागना चाहिए या उनको कहो यार छोड़ दो, ये किसी से नहीं हो रहा, जो स्टैटिक है वो कर लो? मतलब व्हाट वाज योर थिंकिंग एट दैट टाइम? सर एक तो इसमें 2 चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहूँगा। मार्जिनल यूटिलिटी तो है इन क्वेश्चंस की, जो ज़्यादा टफ हैं थोड़े, और एनडीए सीडीएस के टाइम से ही मैंने देखा है कि स्टैटिक अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो। और उसके बाद भी सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेट होता है करंट एंड स्टैटिक, जैसे इस बार एक्टिवेटेड चारकोल वाला क्वेश्चन था कि वो एब्जॉर्बेंट होता है, ये सब तो वो हमने पढ़ रखा है पीसीएम में, तो पर करंट का क्वेश्चन था वो, उससे हम वो सॉल्व कर सकते हैं। जो क्रूड करंट है बिल्कुल, जैसे खो खो वर्ल्ड कप है या फिर जो इलॉजिकल है, उसके लिए अगर हम 10 कंपाइलेशंस के पीछे भाग रहे हैं, तो द टाइम वी आर सैक्रिफाइसिंग, उसमें हम स्टैटिक थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें इंडिकेटर मिल रहा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है क्वेश्चन, वो गलती मत करो। हाँ, कम से कम वो ना करें हम मिस्टेक। राइट, ठीक है। तो आपने 22 का प्रीलिम्स दिया एंड आई थिंक उसी दिन पता चल गया होगा शाम को, मैक्सिमम 15 दिन में पता चल गया होगा। उसी दिन सर, उसी दिन पता चल गया। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ? मतलब व्हाट वाज योर थिंकिंग एट दैट टाइम? आप ग्रेजुएट हो चुके थे एंड आप आई थिंक घर पे ही होंगे तब। उसके बाद आई थिंक अनदर वेव ऑफ कोविड वाज आल्सो हैड जस्ट कम एंड गॉन। तो अब व्हाट वाज द थिंकिंग एट दैट टाइम? अब व्हाट नेक्स्ट? सर एक तो पता नहीं दिमाग में क्या प्रोसेस चलता था कि ड्यू टू बीइंग सिंसियर स्टडीज़ में, एक तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं मैंने क्यों सोचा ऐसा। नहीं, थैंक यू फॉर बीइंग दिस ऑनेस्ट। मतलब आई थिंक ये उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जयपुर जाऊँगा, जब वो भागने का ही एक तरीका था मतलब। और मैंने ये बहाना बनाया कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे मन में था। मैंने दीदी को बताया क्योंकि उनसे मैं क्लोज हूँ, तो कि यार मैंने भी नहीं रह सकता यहाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं जयपुर जा। मैंने बताया खर्चा भी कम है, दिल्ली नहीं जाऊँगा, जयपुर चला जाता हूँ। जयपुर गया जून में, अराउंड 16 जून मुझे याद है, मतलब 10-15 दिन बाद। उसके बाद मैंने वापस स्टेट पीसीएस का थोड़ा शुरू कर दिया वापस, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने फाउंडेशन कर रखा था। द ओनली फाउंडेशन आई डिड वाज फॉर स्टेट पीसीएस। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा, पर फिर वापस मार्केट में इंडिकेशन आई कि नहीं आएगा, मतलब नहीं होगा इस बार। अच्छा, तो वापस मैंने, मतलब थोड़ी वैकेंसीज वहाँ इरेगुलर। बिल्कुल, राजस्थान में सर अभी तो थोड़ा ठीक हो गया। फिर मंथली मैगजीन पढ़ता था, ऑप्शनल रिवाइज कर लिया, मतलब ऐसे करके 6-7 महीने निकाले। फिर घर वालों ने बोला कि अब तो भाई दिसंबर भी आ गया और ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे हो, वापस आ जाओ, वैकेंसी आनी होती तो आ जाती। जैन में आई अगेन केम बैक टू होम। फिर मैंने वो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट वाला सोचा कि अब ये करना है। उस टाइम आपका कोर्स लॉन्च हुआ था अराउंड फेब या मार्च, मेरे को याद नहीं अच्छे से। फिर मैंने वापस तैयारी शुरू की। मतलब मेंस सर ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही कि आगे भी इस पर अपन बात करेंगे, तो मेंस अभी तक किया ही नहीं।
तो ये 6 months आफ्टर प्रीलिम्स बिल्कुल आपने ऑप्शनल फिर भी कर लिया 2 महीने हाँ आंसर किया, बट आपने जीएस पे आंसर फोकस राइटिंग नहीं की 0 और आंसर राइटिंग नहीं करी। मतलब विल टॉक अबाउट दिस गोइंग फॉरवर्ड। तो अब जब 23 का प्रीलिम्स देना था, आप जनवरी में घर आ चुके हो, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली दिस टाइम? मतलब एक तो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट आप बता रहे हो, बट ओवरऑल एक तरीका होता है प्रिपरेशन का, वॉज समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट दिस टाइम? वॉज समथिंग मतलब जो आपने लर्निंग्स ली होंगी 22 की, उनको अब्जॉर्ब करके क्या सोच रहे थे इस बार कि अब क्या करना है? सर 22 में एक तो मेंटल रिलीफ नहीं था क्योंकि एग्जाम्स थे कॉलेज के और मैं खुद से ही पढ़ रहा था, बिकॉज 22 जैन में मैंने कॉलेज नहीं जाने का डिसीजन लिया था, तो फिजिकल क्लासेस तो मैं ले नहीं रहा था, तो एक वो बर्डन कम हो गया 23 में। और आपके फाइनल एग्जाम्स भी जस्ट 5 दिन पहले ही बिल्कुल सर, वो एक थोड़ा इशू था। फिर दूसरा साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिला। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैंने फिर स्ट्रक्चर किया। पिछली बार पीवाईक्यूज को भी मैंने इग्नोर किया था। 23 के अटेम्प्ट फोरम की वर्कबुक्स आती थी पीवाईक्यू, वो बहुत ही डिलीजेंटली मैंने फॉलो की, सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चंस किए, और स्पेस्ड रिवीजन वाला जो फैक्टर होता है, जैसे 120 डेज है मेरे पास, तो 60 40 20 करके मैं 3 बार रिवीजन करूँगा, और मॉक्स भी मैंने अच्छे से दिए। 22 में बिकॉज ऑफ कॉलेज एग्जाम में मॉक्स वगैरह नहीं देता था, तो इस बार अभ्यास भी दिया, 1-2 फ्री सिमुलेटर संडे को जो होते हैं वो भी दिए, तो ये चीज़ें थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो गई थी इस बार। एक बार ये स्पेस्ड रिवीजन आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आप फॉलो करते हो इसको? जैसे सर मैं 7 सब्जेक्ट मान के चलता हूँ, तो अगर पहला रिवीजन मैं कर रहा हूँ तो मैं 7 से 8 दिन दूंगा, तो उससे 55 से 60 दिन हो गए, मतलब एक रिवीजन हो गया। 7 to 8 days पर सब्जेक्ट। उसमें भी सर मैं ऐसा करता था कि पूरे 5-6 घंटे वो एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बाकी 2 घंटे उसके पीवाईक्यू देख लूंगा, 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर का हो गया और करंट का, मतलब ऐसे करके 10 घंटे का ये टाइमलाइन रहता था। राइट। तो पहला 60 डेज, और इसमें सेक्शनल को मैं प्रायोरिटी दूंगा अगर कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है, जैसे एंशिएंट मिडाइवल में बहुत अनकंफर्टेबल था, तो उसका मैं सेक्शनल दे दूंगा। सभी अनकंफर्टेबल आज भी। अब पता चला सर की यूटिलिटी है नहीं ज़्यादा, फिर ये फॉलो किया, फिर अगली बार थोड़ा उसको और शॉर्ट कर दिया, मतलब 5-6 दिन में करूँगा, फिर वापस उसको शॉर्ट करके 3-4 दिन में ऐसे कर। फिर आपने कैलेंडर लॉन्च किया था उसने मुझे रिवर्स रिवीजन का, कि लास्ट के 7 दिन ये करो, कि जो सबसे आपको लगता है स्टैटिक है आप नहीं भूलोगे। पॉलिटी से ही शुरू करता था मैं, पॉलिटी, फिजिकल, जियो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, क्योंकि फैक्ट्स भी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको लास्ट में रखता था, और एक दिन करंट की जो मैंने मैगजीन हाईलाइट कर रखी वो पढ़ लूँ। यही मेंस में सर मैंने फॉलो किया है, बाद में बात करेंगे तब, मतलब ये रिवर्स रिवीजन। तो आपने मतलब ऐसे पहले के यार सारे सब्जेक्ट 7-8 days पर सब्जेक्ट, बिल्कुल, देन लेट्स से 3-4 days पर सब्जेक्ट, देन लास्ट में जो 1 day या 1 या 2 days पर सब्जेक्ट वो करके किया। कैसा रहा 2023 प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस? मतलब एक बार शौक तो लगा होगा पेपर देख के। सर एक तो मतलब आपके उस टाइम वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था, क्योंकि एक डर तो था ही प्रीलिम्स वाला। आपका वो याद है मेरे को, स्माइल करने वाला, कि भाई अप्रोच पॉजिटिव रखनी, तो वहाँ गए, जाके देखा सारे 1-2 हैं। आपने बोला था ना एक बार पूरा पेजेस को फ्लिप करना है जी, मैंने बोला अब क्या करें, सर ने बोला तो है, पर फिर भी थोड़ा डाटस रखा कि मैंने बोला देखते हैं, कम कर लेंगे अटेम्प्ट, थोड़ा टफ लग रहा है पेपर। अटेम्प्ट करके आए, पापा सेंटर पे थे साथ में, तो मैंने पापा को बोला पापा अब तो कोई दूसरा देखते हैं पेपर, और इसमें तो मुश्किल है, क्योंकि जो प्रीवियस कट ऑफ भी मुझे लग रहा था नहीं होगी, 9 जो आपने बताया 89-90, पर सीसेट जब देखा तब मुझे लगा कि यार ये हाँ गेम हो सकता है। इन सीसेट आई ऑलवेज अटेम्प्ट अराउंड 65 क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स था स्ट्रॉन्ग, हाँ ऑब्वियसली, और 100 मार्क्स भी आए थे उस टाइम। अच्छा 23 में? हाँ 23 में 100 बहुत है 23 में 100। तो फिर मैंने बोला कि चलो अब थोड़ा स्कोप बन रहा है, पर कोचिंग से मेरे को भरोसा उठ चुका था, बिकॉज इन 22 इनसाइट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि 77 जाएगी कट ऑफ, उस बेसिस पे तो मेरा क्लियर हो रहा था। मैंने बोला इनका तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। फिर भी मुझे लगा जीएस में काफ़ी अच्छे हैं, तो 1 जून से ही मैंने मेंस की प्रेप शुरू कर दी। तो जस्ट लाइक वन थिंग, उस टाइम पे 23 में फाइनली अब तो क्या मार्क्स थे जीएस में और सीसैट में? सीसैट में तो 100 जैसे, सीसैट में 100, 92 थे सर, 75 कट ऑफ थी। 92 बहुत है 23 में। तो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में अच्छा हिट रेशियो हो गया, करंट के थोड़े बहुत ठीक हो गए थे, तो मतलब अच्छा बन गया। तो 23 प्रीलिम्स यू क्लियर्ड एंड कंफर्टेबली क्लियर्ड, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप कट ऑफ से 5-6 नंबर से ज़्यादा ऊपर हो तो बहुत कंफर्टेबल हो आप, मतलब तो ठीक है 23 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आई थिंक पता चल गया होगा कुछ दिनों में। हाँ सर, मैंने क्या ये डिसीजन लिया कि 26 मई को था शायद एग्जाम, मैंने 3-4 दिन इधर उधर थोड़ा किया, फिर मैंने सोचा 1 जून से ही मेंस करते हैं, क्योंकि अभी तक किया नहीं था कभी, तो मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। तो अब मीन्स अब ये आई थिंक, अगर आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, आप बता सकते हो सही या नहीं, प्रॉबेबली पूरी प्रिपरेशन जर्नी का वर्स्ट टाइम होगा ये, क्योंकि ये मेरे को मेरा 21 अटेम्प्ट याद आ रहा है कि प्रीलिम्स हो गया है, मेंस की तैयारी हुई नहीं है, और अब 2-3 महीने में मेंस देना है। बहुत इतना वास्ट है सर, क्या बताएं। तो क्या रहा उस 2-3 महीने में, क्या हुआ?
एक दो सर मुझे याद है कि मैंने एक वो अपने टेबल पे लगा दिया था कि 875 मार्क्स में लाऊंगा मैं। अच्छा। और उसमें मैंने वो कैटेगराइज भी कर दिया कि इतने इतने लाऊंगा। जो जो उस साल के टॉपर थे, गरिमा लोहिया मैम की एथिक्स की कॉपी प्रिंट करा के लाया, एसए की लाया, और 2-3 और थे उनकी प्रिंट करा ली। फिर कोई नोट्स टॉपर के उठाए कि जिससे मैं नोट्स बना सकूं सब्जेक्ट वाइज। सत्यम गांधी सर के उठाए GS2 के, उत्कर्ष द्विवेदी सर के जो ब्लॉग है उनका PSIR का। पहले रोज का यही काम था मेरा, 5 घंटे GS के नोट्स बनाना, 5 घंटे PSIR के नोट्स बनाना, क्योंकि MGP शायद सेक्शनल शुरू हो रहे थे 18 जून से। मैंने बोला तब तक नोट्स बनाता हूँ, रोज यही कर रहा हूँ, कीवर्ड उठाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। जैसे अपने SHG है, डेफिनेशन क्या है, डेटा क्या है, चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ऐसे करके पेज वाइज नोट्स बनाने लग गए। यही मतलब कि आंसर राइटिंग नहीं की ज़्यादा। पहला सेक्शनल दिया फोरम का, तब पता चला बिल्कुल पुअर है अभी। तो क्या हुआ पहले सेक्शनल में? क्वेश्चन छूट गए सर 3-4 तो। उसके बाद जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, वैसे नहीं थे। थोड़े चैलेंजिंग, ट्विस्टेड, और जो मतलब डायरेक्टली आप अलाइन नहीं कर सकते अपने कंटेंट से। राइट। वो बहुत बड़ा चैलेंज लगा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फिर लोगों ने बोला PYQ देखो, PYQ देखे, PYQ लिखना शुरू किया, भले ही टूटे फूटे जैसे भी। और उनको इवेल्युएट करवाता था, टेलीग्राम पे कोई चैनल्स होते हैं ना ऐसे फ्रीलांसिंग टाइप, ये एक्सरसाइज शुरू कर दी। और पर सेक्शनल मैं देता था टाइम से, बट यूटिलिटी नहीं आ रही थी ज़्यादा, क्योंकि नोट्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। तो ये भी सर एक इशू आ रहा था। तो मतलब प्री मेंस के बीच में नोट्स बन रहे हैं? हाँ सर, ये इसीलिए मुझे लगा, जब मेरे 674 मार्क्स थे, अराउंड 68 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ, उसका रीज़न यही था कि नोट्स में ही चला गया टाइम। बट बहुत अच्छा कंपैरिजन बन गया, जिसका रिजल्ट मिला नेक्स्ट ईयर मिला। बट लुकिंग बैक, अब 2023 की अगर बात करें, जैसे आपका 22 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लुकिंग बैक व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली आफ्टर 22 प्रीलिम्स? बिग मिस्टेक सर, 22 में मैंने लॉज लिया था उस टाइम। वरुण जैन, हाँ बिल्कुल, मैं भी कर रहा था तब। तब मैंने सोचा कि अब रिजल्ट आया, अब पूरा डिमोटिवेट हो गए कि नहीं लिखेंगे। तो वो जो था, मैंने बोला सर अगले साल शिफ्ट कर दो। तो 1000 रुपये कुछ फीस कटती थी उस टाइम। मैंने सर इसको शिफ्ट करो। एक तो वो गलती कि लिखे नहीं आंसर उस टाइम, लॉज को डिलीजेंटली कर लेना चाहिए था। दूसरा वही जो आपने बताया कि एथिक्स है या फिर कोई जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, एस्से है जैसे, उनमें कभी आप इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए और सीधा आप प्री मेंस के गैप में लिखोगे, वो एक बहुत बड़ा डर। फिर PSIR की सर कभी आंसर राइटिंग नहीं की, टॉपर कॉपी देख ली, और 22 मेंस का पेपर, अरे ये तो हो जाएगा, ऐसा लगता है ना सर। हाँ, मतलब वो एक फीलिंग होती है कि हाँ मैं कर लूंगा, देख के लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, वो बहुत मुश्किल काम है भाई। बहुत मुश्किल। मतलब वो खुद से कोरा कागज होता है सामने, बिल्कुल। खाली पेज पे आइडियाज जनरेट करना इज नेवर एन ईजी जॉब। यहाँ टाइम लिमिट में भी करना है और दूसरों से बेटर भी करना है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो उस ये जो 23 का टाइम था आपका, इसमें मतलब एक तो ये चैलेंज कि आपके पास नोट्स नहीं थे, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? एक तो सर फाउंडेशन नहीं था, तो फाउंडेशन के नोट्स तो कुछ भी नहीं थे, ना ही ऑप्शनल के थे। और PYQ मतलब, क्योंकि जो फाउंडेशन में जाते हैं बच्चे वो PYQ लिखते हैं, जैसे ज्योग्राफी का कोई चैप्टर हुआ क्लाइमेट का, तो टीचर उनको PYQ लिखवा देगा। एक तो वो भी चैलेंज था। दूसरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, क्योंकि मैं घर से ही तैयारी कर रहा था, तो वो उसको रोज करो अपलोड, फोटो खींचो, टाइम जाता था उसमें। पीयर ग्रुप भी नहीं था, मतलब ऑफलाइन पीयर ग्रुप नहीं था, ऑनलाइन तो 2-3 दोस्त थे, तो ये सारे चैलेंजेस थे। फिर मार्क्स भी कम आते थे काफ़ी, और कोई ऐसा सर्विस में भी नहीं था जिससे पूछें, जो क्लियर करे चीज़ों को, यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिल से लगा लेते थे टेस्ट सीरीज के मार्क्स को। फिर 24 में पता चला कि ये फोरम वगैरह सब तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, 80 से लेकर 104, भले आपकी कैसी भी परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा चेंज ना हो तो ये 3-4 काफ़ी बड़े चैलेंजेस फेस किए। फिर मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब यू टोल्ड मी 678 मार्क्स, टेल मी व्हाट हैपेंड इन द एग्जाम हॉल। सर सबसे पहले एस्से पेपर देने गया, टॉपिक चूज कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म किया, बीच में ही समझ नहीं आया कि अब क्या लिखें। ओके, लिखने के बाद हाँ ब्लॉक हो गया, मतलब 4-5 पेज लिखे। टॉपिक था मेरा इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर मैजिक इन द मुंडेन। ओके, एनेक्डोट अच्छा बना दिया, अब बीच में रुक गई, अब क्या लिखें, फिर पीछे जाके रफ में फ्रेम, और फिर पैनिक बहुत ज़्यादा हो गया। साइड में देख रहा हूँ लोग लिख रहे हैं और फिर टाइम भी जा रहा है, तो फर्स्ट ऐसे तो खराब हो गया, उसमें कुछ भी डाल दिया मैंने, क्वांटम ये वो पता नहीं क्या लिख दिया। सेकंड में गया वुमेन वाला, इसको मैंने सोचा शांति से करता हूँ कि वुमेन आर चेन्ड विद बर्डन्स और मैन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ था। उस पर अच्छे से लिखा, इंट्रो भी अच्छा बनाया, कंक्लूजन भी अच्छा किया, मतलब काम अप्रोच थी कि यार ठीक है जो भी है देखी जाएगी, उसको कर लिया। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की मेंस में कि जो एको चैम्बर टाइप होता है ना, कि जो टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है यार पेपर हार्ड था अब क्या होगा, उससे ज़्यादा उसमें घुस गए।
पेपर के बाद भी देखा था क्या टेलीग्राम हाँ ग्रुप? सर, ये गलती सब कर दी। करते हैं यार फर्स्ट मेंस में। मैं फर्स्ट मेंस दे के आया 2021 में। मेरा एसे था, टफ एसे था। आई थिंक द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी समझ गया। हैज़ नाउ बीन साइंटिफिकली आउटसोर्स्ड। Outsourced। भाई मैं पेपर लिख के आया, मुझे समझ नहीं आया था क्या लिखना है उसमें। दूसरा वाला तो व्हाट इज साइंस बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, Knowledge। ये दोनों लिखे थे मैंने, दोनों साइंस वाले। साइंस एंड टेक मेरे को लगा यार साइंस वाले हैं, लिख लूंगा। मैं पेपर दे के आया हूँ एसए का, अगले दिन GS1 GS2 है और मैं टेलीग्राम पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने, इसका solution। वो लिखा मैंने एंड 22 में जब मैं मेंस दे रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि हाउ स्टूपिड दैट वाज, कि आपको एक एक मिनट क्रूशियल होता है तब, बहुत कि यार 3 घंटे, अगले दिन 2 पेपर हैं GS1 GS2 के, मतलब 2000 पेज रिवाइज करने हैं। बिल्कुल। मतलब नोट कम 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 करके भी कितने 500 पेज पे आ जाओगे, 500 पेज रिवाइज करने हैं, एक दिन का टाइम, उसमें टेलीग्राम चल रहा है। क्योंकि आई थिंक यू नीड वैलिडेशन। हाँ सर, चाइल्डिशनेस भी हो जाती है थोड़ी। फिर GS1 पेपर देने गया, क्वेश्चन देके फ्योर्ड और वो, अरे हाँ, वो भोजपुर वाला एक था, पुरवैया, sorry, ईस्टर्ली। फिर सल्तनत में टेक्नोलॉजी को, मैंने बोला भाई क्या पूछ रहे हैं, कुछ तो पढ़ा ही नहीं ऐसा। फिर भी जैसे जैसे पेपर कंप्लीट किया कि करके आते हैं। इंट्रो कंक्लूजन कुछ दिमाग में नहीं रहा क्योंकि सब स्ट्रक्चर बिगड़ गया था। एक दो क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन भी गलत हो गई। पोस्ट मॉडर्न करके कोई था, रोल ऑफ पोस्ट मॉडर्न, ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसा कुछ था। आई थिंक एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म पे पोस्ट रिफॉर्म, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। पोस्ट लिबरलिज्म। आप तो राइट स्मार्ट वगैरह करा तो याद हो गया मेरे को, अच्छे से याद नहीं। वो देखे आया, गैप में कुछ नहीं, मतलब इस बार नोट्स थे पर मन नहीं कर रहा कि यार बेकार चला गया पेपर, मुश्किल ही होगा। फिर भी 2 देख के आते हैं। 2 में देखा तो वापस वही चैलेंजेस आ रहे हैं। स्पीकर स्टेट वाले का पूछ रहे हैं, सिविक सोसाइटी कैसे वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है, अरे भाई नहीं पता है, ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो भी 15 मार्कर में, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, जैसे तैसे कंप्लीट किया। फिर 3-4 भी जैसे तैसे करके आ गए। पर अब देख के लगा कि, पर उस टाइम हवा में था, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो मैं अभ्यास में ठीक ठाक स्कोर था, और ये विकास दयाल सर कोई खिलाते डेयरी आंसर राइटिंग, उसमें मैं टॉप आ गया 2-3 बार। तो मैं हवा में था कि यार मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं वो बबल में था, कोकून में थे, बबल में था। तो मेरे को उस टाइम फील नहीं हुआ था। 5 दिन PSIR का पढ़ा। एक तो गलती कर दी, दोस्त के फ्लैट पे रह रहा था, सोचा लाइब्रेरी क्या जाना है यार, यहीं पढ़ लेते हैं। नोट्स ऊपर ऊपर देखा था, थोड़े PY के बीच में चाय पी ली, मतलब बिल्कुल ऐसे रिलैक्स माहौल है। हाँ, रिलैक्स हो गए। मतलब GS4 और ऑप्शनल के बीच में। हाँ, ये गलती एक और हो गई। नहीं होता है। ऑप्शनल देख के आया, ऑप्शनल में भी यही 20 मार्कर हमेशा 2 पेज पे आके रुक जाती गाड़ी, क्योंकि पता नहीं इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी और वो समझ भी नहीं थी, रिवीजन अच्छा नहीं था, पता नहीं बीच में रुक जा रहे हैं। फिर पैनिक में अटेम्प्ट गलत कर लिया क्वेश्चन, मतलब 20 मार्कर अच्छा लगा, मतलब होता ना आंखें चमक जाती है, बोल अरे यही करूंगा, वो लिखना शुरू कर दिया। पर दोनों 15 मार्कर बहुत चैलेंजिंग, मतलब नो स्कोप ऑफ थिंकर्स, नो स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पर गलती कर दी तो कर दी है। फिर सेकंड पेपर में भी जैसे तैसे लिख के आ गए। जब आए घर पे वापस, तब ये तो पता था कि या तो बॉर्डर पे होगा या फिर 720 थी जैसे कुछ नंबर होंगे, मतलब अभी भी हवा में ही थे। फिर जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल ही शैटर्ड, क्योंकि होप्स इतनी ज़्यादा रखी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने जब वो वाला पेपर दिया, इवन देन यू वर फीलिंग कि मेरा पेपर सही हुआ है? हाँ, मतलब लग रहा था उस टाइम। मतलब आपकी स्टोरी सुन के ना मुझे एक्चुअली अपना 21 का मेंस याद आ रहा है। मतलब मैंने भी ऐसे किया था GS4 के बाद, क्या एंथ्रो है देख लेंगे। मतलब पिज्जा ऑर्डर हो रहा है। आपके तो फिर भी अच्छे थे उस टाइम, मेरे तो मतलब बिल्कुल ही पुअर 200 नंबर। फाइनल रिजल्ट मैटर्स यार, बट मतलब ओके यू केम आउट, आपको अभी भी लग रहा था कि लाइक यू थॉट दैट यू डन अ डिसेंट जॉब, मे बी नॉट व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू गेट लाइक द टॉप रैंक, बट अ डिसेंट जॉब। क्या किया मेंस के बाद? सर मेंस के बाद ये हो गया कि जो स्टेट PCS था फर्स्ट RAS वाला, वो 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स था उसका। अच्छा। तो 26 को ही शाम को बस करवाई, 2 बजे सुबह, 2-3 बजे पहुंचा जोधपुर, नहा धो के फिर 6:30 लाइब्रेरी। मम्मी ने बोला 3 दिन में पढ़ के तू निकाल नहीं सकता वैसे, क्योंकि घर वालों का मैंने ये देखा है कि पेपर तो बहुत सेकेंडरी हो गया है, मतलब घर वालों को इतनी टेंशन नहीं रहती। उनको बोला खाना खाया कि नहीं, टाइम पे सो जा, 3 दिन रेस्ट कर ले। मैंने बोला मम्मी दे देते हैं, वैसे ही 2 अटेम्प्ट हो गए इधर, देने दो प्रीलिम्स। 3 दिन पढ़ा, क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिवीजन था और UPSC से काफ़ी हेल्प हो गई, और क्योंकि सर मैथ्स रीजनिंग इसमें साथ में आता है 150 क्वेश्चन। अच्छा, GS में? हाँ, तो ये एज है ऑब्वियसली PCM स्टूडेंट, तो वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब 1 अक्टूबर, 26 सितंबर ऑप्शनल खत्म, 1 अक्टूबर प्रीलिम्स। अच्छा, वो दे दिया। फिर मैं चला गया गोवा। अच्छा, अब बस 2 पेपर लगातार दे दिए बस। फिर मेंस हुआ RS का उसके बाद? हाँ सर, प्री का रिजल्ट आ गया था। ये सर 10 दिन में रिजल्ट दे देते हैं, आंसर की उसी दिन रात को। अच्छा, सच ट्रांसपेरेंसी, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है वैसे तो, हाँ, क्योंकि डिलेड वैकेंसीज, करप्शन और फिर ये ट्रांसपेरेंसी।
उसके बाद क्लियर हो गया, अब था कि मेंस देना है, पर अभी भी हवा में थे। इंटरव्यू का ग्रुप बना लिया मैंने, मतलब गोवा से आया मैं 20 अक्टूबर के आसपास, इंटरव्यू का ग्रुप बना लिया, डिस्कशन चल रहा है करंट अफेयर्स पे, चलो यही करते हैं अभी। सेम, बिल्कुल सिमिलर कहानी है। हाँ ठीक है। तो फिर मेंस का लोगों ने बोला यार स्टेट का पढ़ ले, मेंस तेरा जनवरी डेट आई हुई है, 2 महीने ही है। मैंने बोला यार देख लेंगे, इंटरव्यू आएगा यार यूपीएससी का, क्या तू मजाक कर रहे हो? बोला अच्छा ठीक है भाई करो तैयारी। तो उसमें इंटरव्यू वाला डिस्कशन चल रहा है, मतलब स्टेट वाला मेंस बिल्कुल दरकिनार, निगलेक्ट कर दिया बिल्कुल। फिर 9 दिसंबर को, नहीं 8 या 9 रिजल्ट आया, और उस टाइम दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं हुआ। और डर ये था ना कि 45 डेज में फिर वो स्टेट वाला भी है, कि वो भी फ्लंक कर दी अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद, और घर में एक डेथ हो गई थी जो भाभी साहब थे, तो उस टाइम क्या मैं टकला भी हो गया था पूरा। फिर वो एकदम मॉन्क मोड में आ गया मैं। सुबह 5 बजे लाइब्रेरी जाता सर, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि 5 साढ़े 5 लाइब्रेरी पहुंच रहा हूँ, और दिन के 12-13 घंटे, मतलब जो मैं बोलता था रियलिस्टिक नहीं है, टॉपर की ऐसे हवाबाजी करते हैं, वो मैंने किया। 40 दिन में पूरा मेंस का सिलेबस जैसे तैसे करने की कोशिश की, क्योंकि ऑप्शनल नहीं है सर, एक एडवांटेज स्टेट में, एंड ओनली 4 GS, ऐसे भी नहीं है। सिमिलर सिलेबस? हाँ सिलेबस लगभग सिमिलर है, 2-3 सब्जेक्ट्स आर एक्स्ट्रा, कुछ राजस्थान स्पेसिफिक भी होता हाँ होगा। राजस्थान स्पेसिफिक है। वो किया, जैसे ही सब करके बैठे कि यार वी आर रेडी, पोस्टपोन। अरे यार मेंस पोस्टपोन हो गया। अच्छा। उसके बाद IB-ACI का एग्जाम था, जैसे तैसे दिया, उस दिन शाम को ही पोस्टपोन हुआ था, तो मैंने घर वालों को बोल दिया पढ़ाई वढ़ाई अपने तो अब ये, मतलब मैंने एक फेरी बोल रखी थी, पैदल फेरी मैं काफ़ी करता हूँ, अराउंड 75। मैंने देखी अभी पिक्चर आपकी। तो मैंने फिर बोला कि भगवान तो ऐसे ही हैं, मतलब कोई काम के नहीं है उन्होंने, मैंने इतना बोला था फिर भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। फिर वो मतलब एकदम वो वापस 10 दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई, 10-15 दिन। ये विच मंथ इज दिस? जनवरी 2024। हाँ समझ गया। 18th को पोस्टपोन हो गया। अच्छा। 10-12 दिन कुछ नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ क्राइम वाली, ऐसे करके कुछ भी यूट्यूब पे ऐसे ही चल रहा है, मतलब माइंडलेस स्क्रॉलिंग, मतलब मैरिनेट कर रहे हो बेड में बस यही था। फिर घर वालों ने बोला कि यार अब कुछ तो करो वापस। फिर वापस उठाया मेंस, लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे को सर जो मैं मेंस में लिखता हूँ याद रहता है, पता नहीं ऐसा है मेरी ये, पता नहीं कुछ, तो मेरे को याद था। जिनके पास हुआ था, जिनका मेंस, उनके साथ मैंने गूगल मीट पे कॉल किया। अच्छा। कि यार इस क्वेश्चन में तूने क्या लिखा? उसने बोला यार ऐसे किया। मैंने बोला ओ अच्छा ये ठीक। इसमें क्या किया? 3 चीज़ें लोगों ने बोला कि ज़रूरी होती है मेंस निकालने के लिए, एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए 2 दोस्त जो थे मेरे, जो फाइनली IRS भी बन गए उससे। अच्छा। 280 मार्क्स थे दोनों में। दैट्स ग्रेट। उनसे गूगल मीट कर ली तो थोड़ा बहुत पता चल गया, उसको लिख लिया। फिर एसे के लिए थोड़ा बहुत पीयूष सर की क्लासेस देखी, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। एथिक्स के लिए बिल्कुल नई अप्रोच चाहिए थी, तो फैजान सर के लेक्चर्स थे राउस पे, वो किसी दोस्त के पोर्टल पे लेके वो देखे, क्योंकि उसने बोला मेरे को हेल्प हुई है। मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये किया लगभग मार्च तक। अच्छा, तो आप 24 में मार्च तक भी मेंस पढ़ 2 महीने, हाँ, क्योंकि पता था कि प्री तो कर लेंगे या जैसे भी, पर मेंस करना जरूरी है, और आंसर्स भी काफी लिखे उस टाइम में। दैट्स अ बोल्ड कॉल। हाँ सर, मतलब प्री में डर लगता ही है यार, निकाल रखा हो पहले तो भी लगता है। फिर साथ में सर क्या हुआ, IB का भी Tier 1 क्लियर हो गया था। Tier 2 वाज ऑन 9th जून एंड UPSC प्रीलिम्स वाज 16 जून। Tier 2 देके आया फटाफट, वापस ट्रेन करवाई। अच्छा, दिया फिर भी आपने? हाँ ठीक है, क्योंकि सर जॉब सिक्योरिटी पैरामाउंट हो गई है, राइट। वो देके आया घर। और इस 1 महीने में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी की, PYQ देखता था 5 घंटे और 5 घंटे पढ़ता था स्टैटिक, बस नो मॉक्स, करंट बिल्कुल नॉर्मल PT3। अच्छा, मॉक कम कर दिया? बिल्कुल 0 कर दी, मतलब एक दिया था मेरे को याद है, अभ्यास, वो सॉरी अनुभव, वो दिया था बस। और क्योंकि सर टाइम कॉन्स्टेंट्स भी थे ना, साथ में मैं अपने स्टेट PCS की टेस्ट सीरीज भी दे रहा था मेंस की, तो ये भी एक था। आपका स्टेट PCS का मेंस कहाँ पोस्ट? जुलाई हो गया था, जुलाई है। अच्छा। एकदम मिड में आ गया। जनवरी में होना था, जुलाई में 20 और 21 जुलाई। तो वो भी मैं करता था, शाम को 1 घंटा हिंदी पढ़ता था, क्योंकि स्टेट PCS में सर हिंदी आती है। अच्छा। बहुत ही हेक्टिक हो गया, और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि चीजें वर्क कर तो जाएगी। यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस। आप IB का भी एग्जाम दे के आए हो, आप प्रीलिम्स भी दे रहे हो UPSC का, और आप स्टेट PCS के लिए भी पढ़ रहे हो। का भी तैयारी। यार डेली शेड्यूल क्या रहता था इस टाइम पे? सर मतलब आई एम आल्सो इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल सो मेनी थिंग्स एट वंस। सर सुबह वही 6 बजे वाला सिस्टम था, 6 से 12 UPSC का पढ़ूंगा पूरा। 6 AM यू यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी? आपको लगता है, मतलब अपने लिए पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली, मतलब देखो मैं नहीं उठ पाता जल्दी, मतलब आई वर्क लेट इनटू द नाइट देन इन द मॉर्निंग। डू यू जेन्युइनली थिंक सुबह उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है? लाइक आपने दोनों किए होंगे आई एम अज्यूमिंग, तो आपको कोई डिफरेंस लगा है? सर मुझे लगता है मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और अब 12 बजे तक 5 आवर क्लॉक कर लेते हो, तो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है कि यार मेरा अभी इतना दिन बाकी है और मैं 5 घंटे कर चुका हूं, ऑलरेडी इतना कुछ कर चुका हूँ। 100%। वो मुझे फील नहीं हुआ कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि जाते ही नींद आती है पहले तो मैं 10 मिनट तो 1 घंटे बाद 10 मिनट सो जाता था कि यार क्यों फाइट करूं माइंड से, है ना, थोड़ा सो जाता है।
फिर वापस उठ के थोड़ा फ्रेश फील हो तो कर लिया। मतलब ये तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट हाँ, ये डेफिनेटली आई थिंक वो बुक है 5 AM क्लब, उसमें भी ये बात लिखी है आई थिंक कि यू इवन इफ द नंबर ऑफ आवर्स आर सेम एट 12 o'clock, इफ उसमें एग्जैक्टली यही बात लिखी है, उसमें आई थिंक 1 o'clock का एग्जाम्पल दिया है कि इफ एट 1 o'clock यू फील दैट यू डन 4-5 hours ऑफ वर्क, तो आपको लगेगा कि मेरा तो दिन पड़ा है, बिकॉज यू कैन स्टे अप लेट टेक्निकली इवन देन, राइट। और सर जो एक टैबू है ना कि जो सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत कर रहे हैं, तो वो उसको भी वैलिडेट करने के लिए था, राइट कि यार सुबह उठ के जा रहा हूँ यार, बहुत अच्छी चीज़ कर रहा हूँ मैं तो, राइट। तो वो भी बूस्ट मिल रहा था। तो ये 2 चीज़ें हुई। तो ये मैं करता था स्टैटिक प्लस PYQ कर लेता 5-6 घंटे, फिर वापस दिन में आधा घंटा सोता था। ये मेरा सर फिक्स है। मतलब पता नहीं लोग क्यों सेक्रीफाइस करते हैं दिन की नींद, पर बहुत ही फ्रेश फील होता है। खाना खा लिया अच्छे से, खाने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब दही वगैरह हमेशा दिन में फिक्स है। आधा घंटा सो के उठ जाऊंगा, बहुत फ्रेश फील होगा, फिर वापस थोड़ा बहुत देखूंगा चीज़ें। तो फिर अब मतलब सुबह UPSC है, शाम को स्टेट पीसीएस का सर मैंने ऐसी ट्रिक अपनाई थी कि 5 क्वेश्चन डेली आते थे एक चैनल पे। अच्छा। उनको मैं करता था विदाउट रिवाइजिंग माई नोट्स। जैसे राजस्थान हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है, मैं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं लैग करूंगा, अब मैं उनको जाके चेक करूंगा। एक्टिव रिकॉल ही है मतलब ये जो आपने सिखाया वो वाली। तो 90 डेज में 5 क्वेश्चन रोज 450 क्वेश्चन मेरे प्रिपेयर हो गए, और रात को 1 घंटा हिंदी। IB के लिए सर कुछ प्रिपेयर नहीं किया। 50 मार्क्स का पेपर होता है, एक ऐसे होता है 30 नंबर का, एक प्रेसी एक पैसेज, सो प्रैक्टिकली नो प्रिपरेशन। वो ऐसे ही देख के आया था। थोड़ा IB का पेपर का फॉर्मेट बता सकते हैं? मतलब अभी है सर 16-17 सितंबर को पेपर है। 100 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चंस ईच। कट ऑफ कभी डिक्लेयर नहीं होती बिकॉज सीक्रेसी एंड ऑल दैट। बट अराउंड इफ यू गेट 55 to 60 फॉर जनरल यू विल क्लियर इजीली। Tier 2 मैंने बता दी 50 मार्क्स बाइफरकेशन, 30 + 10 + 10, एक प्रेसी और एक पैसेज, 30 + 10 + 10। और उसके Tier 2 के बाद अच्छा वहाँ उसमें क्या होता है मतलब फॉर्मेट? ओनली 5 मिनट्स, 5 मेंबर्स। SIB में होगा, मतलब जो आपका स्टेट का कैपिटल है वहाँ होता है। हाँ, वेरी क्विक, 100 मार्क्स, मतलब मोस्टली वेटेज वही डिसाइड करता है। 5 मिनट में? 5 मिनट में सर। मैं गया था, मेरे से पूछा कि ओके लोग सेट वाई आर प्रिपेयरिंग फॉर SI लेवल जॉब व्हेन यू कैन गो टू UPSC। मैंने बोला सर ये तो जॉब सिक्योरिटी है और ऐसी कुछ छोटी नहीं होती है, और मैं फौज में था तो मेंटेन सिक्योरिटी, जो भी मैंने आंसर दे दिया। फिर बोला कि टेल मी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, बता दी कि ड्रेनेज ये वो एजुकेशन में। बोला हाउ विल यू सॉल्व दिस? बोला ओके यू कैन गो, बस खत्म। हाँ। और ये आपके साथ हुआ है? नहीं, आपने औरों से बात की? हर कैंडिडेट के साथ 5 मिनट एवरेज। अच्छा, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इसमें। अच्छा, पता नहीं उसका क्या रीज़न था। एक तो Tier 1 में मार्जिन पे हुआ, प्लस मुझे लगा कि IB को बहुत ही कमिटेड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। मोस्टली CGL क्राउड गेट्स इनटू IB, तो ये उनको फिल्टर करना चाहते हैं, या इन्हें लग गया कि ये कहीं और जा सकता है, या मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हुई इंटरव्यू में। जैसे अग्निवीर स्कीम का मेरे से इवैल्यूएशन पूछा था, बीइंग आर्मी ब्रैट, बट आई वाज नॉट टू ऑनेस्ट। मतलब मैंने ब्लाइंड वो ग्लोरिफिकेशन किया। मे बी दैट कैन आल्सो बी द फैक्टर, और मे बी दे जस्ट वांटेड यू टू हैंडल योर डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ यू विल। तो ये भी हो सकता है। तो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू वेयर वी वर। तो अब प्रीलिम्स दिया आपने 2024 का इलेक्शन ईयर, सो 16 जून बहुत पोस्टपोन हो गया था। 29 मई से 16 जून 16 जून को हुआ, बट मेंस पोस्टपोन नहीं हुआ था। मेंस नहीं हुआ था, मेंस में कम टाइम था, और जुलाई में आपका स्टेट पीसीएस का मेंस भी है। तो अब क्या हुआ इस बार? और आप पहले मेंस दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आपका एक सेट ऑफ नोट्स भी बन गया होगा। अब क्या हुआ इस बार? इस बार जैसे ही 16 जून को पेपर दिया, आंसर की से मैच किया, 98 कुछ बन रहे थे। तो मैंने बोला पेपर इजी है, फिर भी क्लियर तो हो जाएगा। अगले ही दिन सारी किताबें UPSC की हटा के RS की रख दी वहाँ पे। 1 महीना डिलीजेंटली ओनली स्टेट PCS इस साल। हाँ सर, UPSC ऑप्शनल कुछ भी नहीं। सही में? हाँ सर। ये कब था, किस डेट को था जुलाई में आपका RS? 20 और 21 जुलाई, मतलब 1 महीना पूरा इसमें गया है। 1 जुलाई को सर मुझे वेरी सरप्राइजिंग। 1 जुलाई को रिजल्ट आया। बहुत मन किया कि कॉपीज देखूं, मेधानंद मैम की देखूं, उनकी अंशुल हिंडल सर की देखूं, बहुत मन होता था। पर वो कि यार PCS वहाँ पे मेरे पास EWS कोटा भी है स्टेट में, तो मेरे को लगा यार श्योरिटी जब मिल रही है ले लेते हैं। अब मैं सर बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो गया था, मतलब कि UPSC इतना पैशन भी नहीं रहा, और रिजल्ट से भी मैं ज़्यादा अटैच नहीं रहा, और ना उन नोशन से कि मैं 100 डे करूँगा तभी होगा। मतलब बहुत ही फ्री फ्लो में माइंड चल रहा था। और मैं लोगों की सुननी बंद कर दी थी बहुत पहले, जो मेंटल वाली वो बात करें, कुछ चैलेंजेस आए थे। तो मैंने 1 महीना सिर्फ यही किया। 21 जुलाई को मेंस देते ही दोस्त को कॉल किया दिल्ली में, एंड अनफॉर्चुनेटली उसी दिन या उससे 1 दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, लाइब्रेरी वाला। ओह ओके। उसने बोला दिल्ली तो माता भाई खर्चे बढ़ गए हैं, ये हो गया वो। तो मैंने बोला जयपुर अपना सेफ हार्बर है, उधर ही चलते हैं। 24 जुलाई को मैं पहुंच गया। ओके। अब लगभग 56 या 57 डेज थे।
अब प्रॉपर पहले 6 दिन ओनली ऑप्शनल। इस साल का मेंस आपने 56 डेज में हाँ, प्रिपेयर किया है। भाई मुझे भी बता दो यार कैसे होता है मतलब। पर अब मैं चाहता हूँ कि ना इसका कुछ वो ना हो कि बच्चे इसको गलत करें, क्योंकि पहले मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ नहीं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव दिस डिस्क्लेमर कि एक तो RAS का सिलेबस माइट बी डिफरेंट बट इट्स सिमिलर। सेकंड, you've given mains earlier. C, you were preparing for mains till March. तो दिस मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये सर बहुत ही मतलब जो आपने किया है, मतलब इट्स वर्क फॉर यू, बट इट्स ऑल्सो दैट यू आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग। आपने वो 45 डेज में RAS की प्रिपरेशन भी करी है मेंस की, दूसरी बार कर रहे हो, तो एक वो मेंस के माइंडसेट में आप हो कॉन्स्टेंटली। कोई बहुत, आई मीन आई हैव नेवर सीन द RAS मेंस पेपर सो आई कांट कमेंट। आई एम श्योर डिफरेंसेस होंगे बट सिमिलैरिटीज भी होंगी, राइट? तो like at least you've not left studying ever. हाँ सर, ये कांस्टेंट साइकिल चल रही है। सर RS का जो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, कॉम्प्लीमेंट कहाँ करता है, RS इज वेरी फैक्चुअल। अच्छा, दे विल आस्क यू हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सीट्स वर वॉन बाय दिस पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। मेंस में? हाँ सर, ये 2 मार्कर है। अच्छा, एंड इन 10 मार्कर ऑल्सो दे आर आस्किंग एक्सप्लेन एरावत, जो AI का एक सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, मतलब अच्छा, उसके गीगाबाइट बताओ, सब बताओ क्या। ओ अच्छा, तो हमारा माइंड ऐसा डिजाइन हो गया था कि फैक्ट चाहिए। हम्म, तो GS3 और 1 में ये काफ़ी हेल्प किया। इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम आई स्टडीड पर्सनली, मतलब खुद मैंने हाईलाइट किए सारे चैप्टर्स और उसका एक नोट्स उन 60 डेज में? हाँ सर, नहीं सो RS जब मैं पढ़ रहा RAS पढ़ रहे थे, अच्छा। था, तो उसमें मैं हर दिन करता था थोड़ा थोड़ा, तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर लिया हाँ, तो आपका GS3 तो इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ के चला जाए, मैं बस सर। GS3 तो सॉर्टेड है मतलब। और सर GS3 मॉड्यूल और राइट स्मार्ट आपका देखा था 23 में। पता नहीं लोग, ये पता नहीं क्या परसेप्शन है कि 1000 पेज के नोट्स हैं सर के, तो अरे भाई तो उसको समराइज तो करो। सर मेरे GS3 के नोट्स हैं 48 पेजेस के, पूरे GS3। अरे मैं बताता हूँ आपको एक परसेप्शन, तो मैंने भी सुना ये, हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब ऑब्वियसली इट विल रीच मी ऑल्सो। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने कहा यार देखो मेरा माइंडसेट क्या है। एक माइंडसेट है कि मैं सब कुछ दे दूँ, समझाऊँ, और तुम वो एक्सट्रैक्ट कर लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो छोटे नोट्स बनेंगे। अब इस साल भी पढ़ाया मैंने GS3 मॉड्यूल, मैंने कर दिया वो काम। अच्छा, अब वो नोट्स 400 पेज के हैं और हैंड रिटन है। हैंड रिटन 400 पेजेस, 150 प्रिंटेड। तो इस साल वो 400 पेज के नोट्स हैं। मतलब iPad पे डिजिटल वाला हैंड मैंने खुद लिखे हैं 400 पेज, मैंने बैठ के खुद, जैसा आपने इकोनॉमिक सर्वे का दिया था वैसे ही फॉर्मेट। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने खुद बैठ के लिखा है एक पेज उसका। तो अब ऐसा हो गया, मैं कह यार ये काम तो खुद करो ना। अभी इससे पहले साई शिवानी वाज हियर, शी वाज सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग कि सर थे ज़्यादा, तो बट मेरा काम था समराइज करना। बट वही बात है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड इवन लाइक दिस इज अ डिलेमा आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई साइड। एज अ एजुकेटर there are always two things. One is mass appeal and one is appeal to serious people. ये इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि सीरियस लोग तो समझते हैं, लाइक, बट जो परसेप्शन बनाने की बात होती है ना, एक के मतलब कोई भी नोट्स खोलोगे तो पहले देखोगे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ये ये नॉर्मल माइंडसेट है, बट मुझे नहीं लगता कि ये वो लोगों का माइंडसेट है जो इस एग्ज़ाम में लाइक जो माइंडसेट चाहिए टू मेक इट। ये वो माइंडसेट नहीं है कि नोट्स खोलते ही आप ये देख रहे हो कि अरे 400 पेज, अरे 500 पेज। आई थिंक नोट्स खोलते ही सबसे पहली चीज़ देखने की ये है कि भाई ये कंटेंट कैसा है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे आंसर सॉल्व हो रहे हैं। दिस इज़ द माइंडसेट यू नीड टू हैव, बट आई थिंक वो मोस्ट लोगों में नहीं है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द डेफिसिट्स। बिल्कुल, कि आप डर जाते हो कि अरे और देखो मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं मेडिकल की बुक्स अपनी फाइनल ईयर के ऐसे रख दूँ और UPSC की सारी बुक्स रख दूँ, मतलब जो आप पढ़ सकते हो टेक्निकली, तो भी मेडिकल की फाइनल ईयर की सिर्फ एक ईयर की उससे ज़्यादा है। तो मुझे कभी मोटी किताब देख के डर नहीं लगा, तो मुझे लगा कि सब लोग ऐसे हैं। हाँ सर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, वो आपका ट्रेंड सही भी, क्योंकि जो मृणाल सर वाली भी अप्रोच है, वो बच्चे ये नहीं देखते ना कि उसमें डायग्राम्स हैं। जैसे अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जब शुरू होता है तो उसमें हम नागा अकॉर्ड अगर समझा रहे तो उसमें एक लाइन तो सीधी खींची हुई है और उसमें छोटे छोटे डब्बों में लिखा है, तो वो अगर आप फाइनली करोगे मतलब। अरे मैंने तो ये भी बोला था कि ये नोट्स हैं, लेफ्ट साइड पे बोल्ड में कॉलम्स में जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है। मतलब अब मैंने क्या किया कि वो जो लेफ्ट साइड में बोल्ड में लिखा था वो मैंने हाथ से लिख दिया और बाकी तो वो था कि लेफ्ट साइड एक कॉलम है, इधर बोल्ड से कीवर्ड लिखा है, ये समझ ना आए तो ये रेफरेंस पढ़ना, नहीं तो क्लास में समझा चुका हूँ ये देख लेना। बट वो मैसेज जाता नहीं, एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर आर कंपेटिटर्स आल्सो हु हैव टू क्रिएट दिस इमेज। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब देखो एक्चुअली क्या है कि देयर इज, अब मेरे को ये तो बोल नहीं सकता कि तुम एग्जाम नहीं निकाला खुद, तो दे हैव टू फाइंड, कुछ ढूंढना पड़ता है, बट दैट्स ओके, दिस कीप्स हैपनिंग, इट्स वन ऑफ द बेन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड
लाइक इट्स ओके। तो मुझे लगता है एस्पिरेंट की भी स्मार्ट होती है ना, जैसे आपने वो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कराई है, तो उसमें मैंने क्या अप्रोच की, पेज के बीच में इंडिया का मैप बनाया, ऊपर में आईटीबीपी बना दिया, उसके बारे में 4 चीजें लिख दी। आपका फॉर्मेट क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन या स्टैट्यूटरी कोई रिकॉग्निशन है तो फिर उसके काम क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, और सारे सीएपीएफ्स का एक ही वे फॉरवर्ड है। बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ के बारे में लिख दिया, यहाँ कोस्टल के बारे में लिख दिया, एक पेज में मैंने सारी पैरामिलिट्री कर दी, तो वो मेरी इनोवेशन है। दैट इज योर जॉब। वो तो अल्टीमेटली इफ आई गिव इट टू यू ऑन अ प्लेट, तो भी वो मेरा सोचने का पैटर्न है। लाइक एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैं बता सकता हूँ थोड़ा, तो आई थिंक यू हैव टू यूज योर ओन माइंड एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो 60 दिन में त्रिलोक सर आपने मीन्स की प्रिपरेशन कर लिया। मैं तो अभी भी लाइक मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, बट ठीक है। कैसी रही वो जर्नी? मतलब आपने पहले आप कह रहे थे आपने ऑप्शनल किया। सर 6 दिन सिर्फ ऑप्शनल किया। इस बार मैंने क्या किया, सोर्स चेंज करने की सोची थोड़ा, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल सोर्स है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मैंने स्लीपी क्लासेस के थोड़े नोट्स उठाए, इग्नू के नोट्स लिए, और स्वाति मैम जो एयर 17 थी 23 में, उनके नोट्स भी देखे थोड़े, उन चीज़ों को रिलेट किया। 6-7 दिन वही किया, फिर सोचा अब पीवाईक्यू का प्लान बनाते हैं, साथ में जीएस भी। और इस बार सर अच्छी चीज़ ये कि टेस्ट सीरीज नहीं ली कोई भी, ना ही जीएस ना ही ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल की तो मैंने अभी तक नहीं ली किसी भी अटेम्प्ट। अच्छा, पीयर ग्रुप का एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है इसमें। वी डिसाइडेड टॉपिक डेली, इस पे हम लिखेंगे, जैसे डेमोक्रेसी है, राइट्स है, या फिर इंडिया यूएस है, उस पर हम 5 क्वेश्चन लिखते थे एंड इवेल्युएट करते थे आपस में। हाँ, तो 45 डेज में पूरा सिलेबस कर लिया मैं। रिवीजन भी हो रहा है, सुबह रिवीजन शाम को लिख रहे हैं तो डबल, और फिर दूसरे कॉपी जब देखोगे तो और लर्निंग हो रही है। और जीएस में आई ओनली रोट अभ्यास +4 हाफ लेंथ टेस्ट। अच्छा, इस बार भी आपने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए? बट अब आरएएस का मीन्स भी लिख के आए। हाँ, तो सर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी थी। ऊपर से मैंने एक चीज़ चेंज की प्रेजेंटेशन में, मेकिंग माई कंटेंट डेंस। मतलब मैं अगर 115 वर्ड्स लिख रहा हूँ तो इस बार 155 लिख के आया हूँ, और थोड़ा स्ट्रक्चर पे काम किया। सेम क्वेश्चन की हेडिंग उठा के, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कंटेंट तो मेरा अच्छा है, मैं एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकता। और क्योंकि नोट्स वो बहुत अच्छे थे, कंसाइज, मतलब अराउंड 200 पेजेस में पूरा जीएस, तो बहुत क्विकली रिवाइज करता था मैं, एक दिन में पूरा जीएस कर लेता था। राइट, तो रेप्लिकेट करना भी इजी था। आई थिंक आई मीन ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स दैट हैव स्पोकन टू, स्पेशली दिस ईयर, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सब ने ये बात बोली है कि कंटेंट विल गेट यू टू, मतलब मे बी कंटेंट विल गेट यू टू 380 मार्क्स इन जीएस, एंड उसके ऊपर के नंबर स्ट्रक्चर। अगर आपको क्वेश्चन देख के लाइक इमीडिएटली, आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स, जिसको आंसर राइटिंग आ गई है, वो 30 सेकंड में क्वेश्चन देख के बताया था कि अच्छा ये पहली सब हेडिंग, ये दूसरी सब हेडिंग, इसमें वे फॉरवर्ड आएगा नहीं आएगा, इसमें इंट्रो में मैं क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। लेकिन योर माइंड एटलीस्ट इन 30 सेकंड्स यू हैव टेकन दैट डिसीजन, मैक्सिमम इन 1 मिनट यू हैव टेकन दैट डिसीजन, क्योंकि 2 पेज भरने के लिए 6 मिनट चाहिए, तो सोचने के लिए 1 मिनट ही है। तो फिर मीन्स दिया। इस बार एक्सपीरियंस कैसा था हॉल में? सर इस बार काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक तो मेरे को वो मेंटल रिलीफ मिल गई कि मेरा हो जाएगा आरएस वाला, तो वो एक फ़ायदा था। प्लस जब मैं गया एसए मेरा अच्छा गया काफ़ी, तो मेरे को बहुत, सर एक तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके गया था। 674 से मेरा टारगेट था 810 या 20, मतलब 150 मार्क्स का जंप, जो कि प्रैक्टिकली मतलब इम्पॉसिबल था, क्योंकि 60 दिन में कर रहा था मैं। एक वो प्रेशर लेके मैं जाता था, पर एसए मेरा ठीक हुआ। जीएस 1-2 में सर मतलब वो होता है ना कि व्हेन थिंग्स हैव टू वर्क आउट दे वर्क आउट। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आए, अराउंड 3 क्वेश्चन इन जीएस 1। आरएस में वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ 30 मार्क्स। अच्छा, मतलब हम यू वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। नेपोलियन के हर वॉर की हमें डेट और वो ग्राउंड सब याद है, एंड फैक्चुअल आल्सो, फैक्चुअल भी है। तो वो जो क्वेश्चन थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस लिखो, एंड यहाँ पर आप फैक्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर हिस्ट्री डिफरेंशिएटिंग। वाला प्रोफेसर विल गेट वाओ यार, बंदा अच्छा है। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आई रोट 10 थिंकर, वो उनके नेम इन्वेंटर्स के, अच्छा, स्टील वाली टेक्नोलॉजी सब, अब्राहम डार्वी, मतलब इतने सारे नाम आरएस की वजह से। सोसाइटी बहुत अच्छा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं सर ऑर्गेनिक अप्रोच वाले, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन। सेम आरएस हेल्प, हमारे स्टेट में एक स्कीम चलती है फॉर इंटरकास्ट मैरिज कि वो 10 लाख रुपए देते, ऐसी चीजें लिख दी कुछ। और रीडिंग न्यूज़पेपर्स की जो हैबिट थी, तनिष्क का ऐड मैंने मेंशन किया उसमें। अच्छा, तनिष्क के ऐड में क्या था कि मुस्लिम, वो आपको पता है सर, वो वाली होली, आई थिंक होली वाला हाँ, ऐड यू आर मेंशन, वो वाली चीज़ मेंशन कर दी। फिर जो इक्वलिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट का क्वेश्चन था, यस, वो बहुत अच्छा लिखा। डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी में दोनों में अलग अलग मैप बनाए, मतलब पता नहीं सर चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी कि बढ़िया हो रहा है। और मैं लिख के भी सारी चीज़ें आ रहा था। 2 तो मेरा स्ट्रॉन्ग ही था, 1-3 बहुत वीक था, उसमें मैंने कंबाइंड बढ़ाए 47 मार्क्स दोनों को मिला के। दैट्स अ लॉट, क्योंकि 2024 में GS1 में नंबर दिए नहीं है। नहीं है सर, कम। तो आपके क्या डिफरेंसेस हैं GS1 और GS3 में फ्रॉम 23 एंड 24? दोनों 80-80 थे दोनों बार, इस बार 103 एंड 105। 105 इन GS3,
मेरे को एक बार कॉपीज दोबारा देखनी पड़ेंगी यार. मतलब you've done a fantastic job in GS3, 100%. फिर एथिक्स में भी सर अप्रोच चेंज की 99 I just want to talk about GS3 हाँ, once. तो बिल्कुल क्या अप्रोच थी वहाँ पे मतलब पेपर में? Because I think a lot of people, even a lot of rankers didn't score well in GS3. As an average was 86, 87. Anybody who got 100 plus, like the only 2-3 people that I can think, one of my students, I think Aditi is ranked 97, she has got 110. आयदी सफारी हाँ, तो like I just want, and Abhishek got 99, rank 38, Abhishek Sharma, हाँ, he got 99. But इन दोनों से मैं GS3 के बारे में बात नहीं कर पाया हूँ. तो एक बार आप just tell me what, like एक तो I'm sure facts helped a lot, जो आपने RS में याद किए होंगे. But other than that, what do you think worked? सर एक जो मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है, अयान जैन सर जो सेलेक्ट हुए थे ईयर 16, उनके नंबर ऑफ पॉइंट्स वाली एक स्ट्रैटेजी थी कि ज़्यादा पॉइंट्स लिखो. उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ज़्यादा पॉइंट्स लिखें कि नहीं. तो GS3 में मैंने पहले डीमार्केशन किया कि कहाँ ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं. इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया. एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कहाँ चाहिए, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं. वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं तो उसमें 5 लाइन तो लिखनी पड़ेगी. इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर में सर मेरा ये था कि मैक्सिमम हिट करूँ मैं. जैसे नार्को टेररिज्म पे क्वेश्चन है, तो जितनी भी आपने चैलेंजेस बताए सारे मैप भी बनाऊंगा, ग्लोबल प्रैक्टिसेस सारी लिखूंगा. तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को भी लाइटली नहीं लेना. आई थिंक एग्रीकल्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ट है. बिल्कुल रिपीट होता है सर. एंड मतलब मेरे को श्योर है, जैसे पेपर देख रहा था मैं जब आया था 2020 को, मैं भी बहुत टेंस था कि यार कितने क्वेश्चन है. मेरे को ये श्योर था कि यार सिक्योरिटी एग्रीकल्चर पक्का हिट होगा, बिकॉज वो सिलेबस इतना डिटेल्ड है, कुछ अजीब सा वो पूछते नहीं. वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा इधर पूछते. सर एक तो ये था कंटेंट काफ़ी डेंस कर लिया था ये अप्रोच. और 23 में ये दिक्कत थी कि कुछ जो वैल्यू एडिशन थे, जैसे मैप्स बनाना या डायग्राम्स बनाना, या कुछ क्वेश्चन में पुअर परफॉर्म, जैसे ऑयल स्पिल्स वाला था, या कैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजन कैसे डिफरेंट है फ्यूल इंजन, मतलब इसमें बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखें. बट इस बार एस्ट्रॉइड्स वाला था, या फिर वो क्वेश्चन था वाटर प्योरिफिकेशन वाला. सेंडाई आई लकीली न्यू, और सेंडाई में सर मैंने बहुत अच्छा इंटीग्रेट किया. जैसे आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रखी, तो जो मैं सेंडाई का टारगेट लिखूंगा उसमें लोकल और ग्लोबल दोनों बेस्ट प्रैक्टिस लिखूंगा. जैसे अगर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी लिख रहा हूँ मैं, तो कोस्टल कम्युनिटीज को कैसे एनजीओ स्ट्रेंथन करें, चाहे वो कुदुमश्री हो, जेटी टूरिज्म के थ्रू, या जो वो भी एक डिजास्टर रिस्क वाला पार्ट है. फिर वेन डायग्राम बनाना, हजार्ड, रिस्क और वल्नरेबिलिटी जो आपने बनवा रहे हैं, तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा की थी. और इंट्रो कंक्लूजन भी काफी पॉइंटेड थे हर चीज के, तो उससे काफी हेल्प हुई थी इस बार. मतलब दैट्स अ ग्रेट इंप्रूवमेंट. मतलब 20-25 नंबर मेंस में, इवन 5 मार्क्स इंप्रूवमेंट इन एवरी सब्जेक्ट इज मेजर चेंज. तो मेरा तो टोटल 178 इंक्रीज हुआ है पिछले से. आए कितने मेंस में फाइनली मार्क्स? 851 है सर. 810 से भी ऊपर, 820 से. मैंने वो टारगेट बना रखा था इतने आ जाए. नहीं, दैट्स ग्रेट. 850 इज लाइक एक्सेप्शनल स्कोर. तो फिर इस बार जैसे आरएस मेंस का रिजल्ट कब आया? आरएस मेंस का सर आया 2 जनवरी. अच्छा, इसका पहले आ गया. इसका पहले आ गया 9 दिसंबर, 10 अच्छा, तो इस बार फाइनली आई एम श्योर सम रिलीफ यू मस्ट हैव. बहुत सारा कि ठीक है चलो हो जाएगा. पर इस बार मेरे को लगा था होगा बॉर्डर पे ही. अच्छा, मतलब वो डर तो रहता ही है. मैंने सोचा इतना तो इम्प्रूव नहीं होगा. आई थिंक इंप्रूवमेंट बहुत हुई है. डिफरेंस था कि पहले मे बी यू वर स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, अगर मैं बोल साइकोलॉजिकल. एंड अब अगर मैं कह सकूं तो यू वर इन ह्यूमिलिटी. वो हो जाता है एक मेंस लिखने के बाद. यूपीएससी टीचर्स यू के भाई शांत रहो तुम. तो आरएस का भी रिजल्ट आया, इसका भी आया. इंटरव्यू कब था आपका? यूपीएससी मार्च. अच्छा, तो टाइम था इंटरव्यू के लिए. कैसा अभी वापस दिक्कत हो गई ना. स्टेट का प्रीलिम्स आ गया वापस. मतलब ऐसी साइकिल है कि विदाउट गेटिंग वन साइकिल कंप्लीट देगी. अच्छा, इंटरव्यू से पहले ही 2 फेब को प्रीलिम्स. अच्छा, दिया आपने वो? मैंने वो भी दिया है. अच्छा, तो 10 दिन उसका भी प्रिपेयर किया. तो मैं दिल्ली आया नहीं बीच में, सीधा मैं आया 4 फेब को, मतलब 1 महीना पहले. अच्छा, उसमें मैंने प्लान किया कि 8 मॉक्स दूंगा, मतलब पूरी प्लानिंग करके आया था. और वही करंट के जो सेशंस वगैरह थे वो सब चल रहे थे. और वापस प्रीलिम्स भी पास हो गए, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड अच्छा हो गया था ओवरऑल. इंटरव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट आपके इंटरव्यू में, यूपीएससी इंटरव्यू में क्या थी? जो थोड़ा नेगेटिव वे में चला गया वैसे. दे आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल थिंग कि आप आर्मी से हो, यू क्लियर्ड एनडीए आल्सो, टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी फ्रॉम सेक्शन 2 जो टॉप मोस्ट है. और वो आर्मी के ही, बिकॉज उनका क्रेवेज देख के मेरे को लग गया था कि आर्मी से ही है. वो थे राज शुक्ला सर? और नहीं, वो चेयरमैन तो स्वयं सर थे, मेंबर. अच्छा, मेंबर थे. अच्छा, तो सेक्शन प्लाटून कंपनी मैंने बताया. डिव मैंने भूल गया बीच में, और कोर भी भूल गया. मतलब 2 मेजर चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भूल गया. उन्होंने बोला कि जेंटलमैन यू हैव, ये भूल गए आप. डिव बताया. मतलब सर हाँ डिव. तो बोला क्या होता है डिव? अब मुझे पता है ब्रिगेड्स का फॉर्मेशन है, पर वो चक्कर में ना कि पता नहीं, इतना सिंपल तो नहीं है, पता नहीं कुछ और पूछना चाह रहे.
मैंने कुछ और जवाब दे दिया, तो वो थोड़ा नेगेटिव में चला गया। वैसे मतलब स्वयं सर का बोलते हैं कि एवरेज इधर मेरे कम थे, मतलब 165 बहुत कम मार्क्स थे। आई थिंक मेंस में इतनी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है सर वो उसने बचा लिया, नहीं तो टॉप 20 में लोअर सेकंड लोएस्ट मार्क्स। बट आई थिंक मेंस में वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक मोर देन रैंक 1। हाँ थर्ड हाईएस्ट है। एक सर ने पूछा कि आर्मी हटा देते हैं, चलो वो भी मैं सरप्राइज में आ गया एकदम। तो ये दो ही मोमेंट थे, बाकी तो सब नॉर्मल चल रहा था। अच्छा, उन्होंने बोला आर्मी हटा दो, मैंने बोला सर आर्मी तो कैसे हटा, बोला नहीं कोई काम की नहीं, इतना खर्चा हो रहा है। अच्छा, वो जस्ट देवर चेकिंग वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की थोड़ी, अगर मैं वहाँ पे भी फ्लंक करता मैं 130-40 पे आ जाता। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि वॉर तो हो नहीं रहा। हाँ वॉर नहीं हो रहा, पीस ये टाइम बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने बोला सर और भी चीजें, कम्युनिटी डिजास्टर, बोला डोंट गिव मी दिस बुलशिट एंड ये वो। मैंने बोला अरे सर तो बिल्कुल। अच्छा। और मेरे को क्या प्रेशर झेलने की वो आदत एनडीए से थी, क्योंकि एनडीए में तो वो कस भी कर देते हैं आप। अच्छा, हाँ सर वो तो वहाँ आदत थी। मैंने बोला सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक सर बहुत ही सरप्राइजिंग था, जो पता नहीं कभी डिस्कस नहीं हुआ ना GS3 में ना GS1 में, पार्किंग फीस अच्छा, पे डिस्कशन चल रहा है। बट लकीली आई रेड एन आर्टिकल इन पार्किंग फीस पे इंटरव्यू में। हाँ सर अच्छा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। हाँ मतलब आई हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर। किसी और बोला, मैम ने पूछा कि अभी आप दिल्ली में रह रहे हो 1 महीने से, मैंने बोला हाँ। बोला कि यहाँ पे आपको लगता है कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मैंने बोला ऐसा। फिर मैंने बोला मैम कॉमन मैन के लिए सही नहीं रहेगा। बोला नहीं वी आर ओनली अप्लाइंग ऑन 4 व्हीलर्स। और बहुत ऐसा डिस्कशन हुई कि क्यों करना चाहिए, कहाँ पे है। बट एक पायनियर है ना जो पार्किंग फीस के, सर उनकी डेथ हुई थी, उस पर एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस। ओह ओके, वो मैंने पढ़ा था लकीली। अच्छा, पढ़ा हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेट हो गया, नहीं तो मैं फिर पूरा ही चला जाता। आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग की जो इंटरव्यू में वैल्यू है वो और कहीं नहीं है। मतलब बाकी जगह भी है बट इंटरव्यू में तो इट्स सो वैल्यूएबल, बिकॉज आई थिंक इवन द मेंबर्स आर रीडिंग द सेम आर्टिकल्स। चलो अब आते हैं द मोमेंट्स। आई थिंक अप्रैल वाज द रिजल्ट, 22nd अप्रैल। फीलिंग वन डे बिफोर द रिजल्ट एंड वन डे सर एक तो इनसाइडर्स वाला बिजनेस आपको पता है, बिल्कुल मतलब मेंटल हेल्थ को एकदम सूली पे रखते हैं। आई थिंक इट्स अ बैड प्रैक्टिस एंड इट शुड स्टॉप। हाँ सर तो वो टेंशन बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट लाइक वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूपीएससी को बता देना चाहिए। आप बता दो कि यार, आप ये भी बोल दो कि हम 25 अप्रैल को रिजल्ट निकालेंगे। आप 22 को निकाल दोगे तो कोई कुछ बोलेगा थोड़ी, बट एटलीस्ट यू विल काम द नर्व्स ऑफ पीपल। जब इंटरव्यू देते हैं तो एक वो सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर होता है, उसमें सजेशंस मांगते हैं। सर मैं एग्जैक्टली यही सजेशन लिख के आया था कि यार आपने जो करना है करो, बट रिजल्ट की डेट पहले बता दो। क्या प्रीलिम्स हुआ है, आप पहले बता दो ना कि हम 15 जून को रिजल्ट निकालेंगे। आप फिर चाहे 12 को निकाल देना, बट एटलीस्ट पीपल विल बी काम। नहीं तो लोग टेलीग्राम पे ही ढूंढे जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कभी अपडेट आ गया, कभी यहाँ से बात हो गई। इतना मतलब डेलिकेट होता है ना उस टाइम मेंटल स्टेट की, हम प्रोन मतलब वो। मैं एक स्टोरी बताता हूँ मैं अपने टाइम की, कि मैं जब 2022 में इंटरव्यू दे के आया था, मेरा रिजल्ट आना था, तो तब मेरा तो चैनल मैंने अनोनिमस से चेंज कर दिया था, बता दिया था, कोर्स भी कर लिया था। तो एवरीबडी न्यू अबाउट मी एंड आई ऑल्सो न्यू दैट एवरीबडी इज गोइंग टू लुक एट माई रिजल्ट। सब देखेंगे ही, क्योंकि अब ठीक है लोग जान गए हैं, पब्लिकली किया भी। हाँ कि लोग जान गए हैं। तो मुझे पता था, ऐसे वो इनसाइडर्स और इन सब के थ्रू पता था कि अगले दिन रिजल्ट आना है। तो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि यार मैं ना सोता ही नहीं आज रात को। अगले दिन आएगा, मैं 7-8 बजे सुबह सोऊंगा, मैं पूरी रात रिजल्ट के टाइम कि जब मैं उठूँ तब तक आ चुका हो। आई डोंट वांट दैट थिंग कि अरे रिजल्ट आ रहा है मैं उठ रहा हूँ। ये 7 बजे सोने से पहले मैंने एक बार, 7 बजे सुबह सोने से पहले मैंने फिर से एक बार टेलीग्राम खोला, और वहाँ पे एक ग्रुप में, ऐसे इनसाइडर ग्रुप में, एक बंदे ने मैसेज कर रखा है दैट आई हैव सीन द लिस्ट, रिजल्ट विल बी आउट टुडे एंड डॉक्टर शिवन इज नॉट इन द लिस्ट। एक गाली लिख के यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रह गया, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो रोया हूँ मैं उसके बाद आधा घंटा। फिर मैंने एक वीडियो बनाई सुबह 7 बजे रिजल्ट वाले दिन के व्हाट एम आई फीलिंग, एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ, माई यूट्यूब ओरिजिनली फॉर मी वॉज जस्ट अ वे टू टॉक टू माई सेल्फ। तो आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि भाई जो वाली भी आपने बताया, हाँ कि जो मैंने किया है मैंने खुद के लिए किया है। और फिर मैं सो गया, और फिर जब मैं उठा हूँ, मैं 1 बजे ही उठ गया, बिकॉज यू कांट स्लीप व्हेन यू नो इट्स गोइंग टू हैपन। 1 बजे मैं उठा हूँ और 1:30 बजे रिजल्ट आया। बट आई थिंक दैट इज व्हाई this does ruin your mental health a little bit. So this is a great segue into asking you कि what are the mental health challenges that you faced? मतलब if you have to sum them up, कि आपको कहाँ mental health में issues आए and how did you deal with them? एक तो सर ये जो आपने बताया फेक PDF आ गया था इस टाइम भी, 24 के टाइम, और वो मुझे जेन्युइन इसलिए लगा कि Air 1 was my medical partner. अच्छा, तो मैंने बोला यार ये नाम सर मेंस से पता नहीं, उन्होंने AI को प्रॉम्प्ट दिया कि क्यूरेट सम 1000 नेम्स एंड दे डिड इट, और इतना जेन्युइन। मैंने बोला गए, मैंने सर्च किया 2200 मैंने नहीं है, मैंने बोला अरे, फिर किसी ने बोला फेक है। तो पहला तो इनसाइडर वाला बिजनेस हो गया।
2-3 और चैलेंजेस सर ये होते हैं, तो पीयर वाले, मेरे क्लासमेट्स आधे ज़्यादा एनडीए में, कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं, फिर इंस्टा पे जैसे उनकी स्टोरीज वगैरह देखते हैं कि वो वहाँ जा रहा है, तो मैं इंस्टा हमेशा गूगल में ही रखता था, मतलब मैं ऐप अनइंस्टॉल रखता, मतलब ब्राउजर में मंथली चेक देखता था कि भाई वो यहाँ गया, ठीक है ये वो। फिर दूसरा एक ये जॉब वाला प्रेशर तो रहता ही है, मेंटल चैलेंज, कि एक तो मिल नहीं रहा, मतलब जॉब नहीं मिल रही, और मेरे को लगा कि मेरी एबिलिटी से ज़्यादा कुछ मांगती है ये चीज़। एंड यू ऑल्सो लाइक आई थिंक देयर इज अ कांस्टेंट सेंस ऑफ कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट, क्योंकि आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितनी बातें आप बोल रहे हो मुझे सारी अपनी बातें याद आ रही है। मतलब मेरे कॉलेज में लोग MBBS करके MD कर रहे थे, मौलाना आज़ाद से थे इन लोग, दे आर ऑब्वियसली वेरी ब्रिलियंट पीपल, तो इनको MD मिल जाती है मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में, मोस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाती है। MD करते करते अच्छी सैलरी मिलती है, 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। तो मैंने तो कट ऑफ ही कर दिया था, मैंने कॉलेज वालों से बात नहीं की 2 साल इस चक्कर में कि मैं अगर करूँगा तो मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल सर, वो चीज़ है। तो ये आप बता रहे थे कि जॉब चैलेंजेस थे काफ़ी। फिर मॉनेटरी वाला तो इतना नहीं रहा, वैसे ठीक ही रहा था, पर फिर भी एक मन में आती थी बात कि यार खर्चा भी हो रहा है काफ़ी। एंड यू ऑल्सो फील पेरेंट्स की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं क्योंकि सिंसियर ज़्यादा था, 22 में चला गया था, फिर वो थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा थे। प्रिपरेशन के टाइम पे पीयर ग्रुप, जैसे जोधपुर में सर, मतलब CSE क्रैक करना मतलब एक वो बोलते हैं ना कि सैंड, हीप ऑफ सैंड में से एक वो कंकड़ निकालने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों का रिजल्ट रहता है। तो वो भी सब बोलते थे कि यार सुबह जाता है लाइब्रेरी, पापा को बोलते थे इवेंट्स में कि फार्मेसी करा दो या बैंक का एग्जाम दिलवा दो, है ना। अच्छा, तो पापा कभी बोलते नहीं थे, पर ऐसे ही इनडायरेक्टली कभी मम्मी से बात करते थे तो बोलते थे कि आज उन्होंने ऐसा बोला ही। फिर सोशल इवेंट्स में भी कटा हो, जैसे बहुत सारी चीज़ों में मेरे को लगता है लाइफ स्किल्स में पीछे रह रहा था। ड्राइविंग मेरे को आती नहीं थी, मतलब 4 व्हीलर, स्विमिंग नहीं आता, कुकिंग तो चलो स्टूडेंट लाइफ ही सीख गए, मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे भी लैग कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी वाइज तो मैंने चीज़ें रखी, जैसे मैं स्पोर्ट्स देखता था, खेलता था बास्केटबॉल वगैरह, वो तो रखी, पर मुझे लगता था यार बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो रहे लाइफ में। मतलब यू आर गिविंग एवरीथिंग टू द एग्जाम, बट उस चीज़ की एक ह्यूमन कॉस्ट है यार, मतलब तो वो लगता था कि यार उसकी लाइफ ठीक है, भले ही एग्जाम नहीं हो रहा, पर उसको ये चीज़ें भी आती है और वो कम से कम वहाँ पे भी जा रहा है, तो वो थोड़ी ज़्यादा होने लगी। तो फिर मैंने सर 23 के अटेम्प्ट के बाद 23 प्रीलिम्स से 20 दिन पहले मैं मैच देखने आया था जिन जयपुर, CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, मेरे को लगा अब लाइफ हाथ से जा रही है, धोनी भी रिटायर हो जाएगा और मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, तो अब इसको मूवमेंट को सीज करना जरूरी, तो मैं देखने गया मैच। मतलब उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे ना छूट जाएं। फिर मैंने बिल्कुल, जैसे अब अगले दिन मेरा टेस्ट है और फ्रेंच ओपन का फाइनल है, तो भी मैं 2 बजे तक जग के देख रहा हूँ। अच्छा, इसी चीज़ के लिए कि यार बहुत सारी चीज़ें ना छूट जाए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं करता था फिर। और मेरा दोस्तों का ग्रुप थोड़ा अच्छा था कि वो मेरे को रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते थे और बताते थे कि यार ऐसी ऐसी चीज़ है। हिंदी पोएट्री हेल्प मी अ लॉट अच्छा, टू डील विद दिस। मतलब मेरी फेवरेट लाइन जो है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, कि कितना भी टेस्ट अब करेगा पर अब तो दे ही देगा। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म यूज करके डील करते थे। फिर जैसे कुछ मेंटल हेल्थ ग्रुप्स होते थे, जैसे आपके चैनल पे आपका भी कभी बताते थे चीजें। पहले आप वीडियो सेशंस करते थे, 23 के टॉपर्स के साथ आपने किया था ना, मेरे को नाम याद नहीं कौन था, रितिका के साथ किया था, माय बैचमेट्स आल्सो, मतलब तो वो देख के थोड़ा रिलेट करते थे, क्योंकि अब जैसे मैं चीज बता रहा हूँ पर लोग सोचते हैं कि टॉपर तो ऐसा होना चाहिए। जैसे एक टॉपर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, मैथ्स ऑप्शनल था उनको, उन्होंने बोला मैं जिम भी जाता हूँ, मैं ये गेम टेनिस भी खेलता हूँ, और मैं ये, मैंने बोला फिर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इवन दिस इज, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज दिस, कि यार एवरीबडी गोज थ्रू फेलियर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की जर्नी ऐसी है कि बस मैं आया, मैं किताबें खोली, 6 महीने पढ़ा और फिर मैं IAS बन गया। ये आप, मतलब कोई एक बहुत सुपर इंटेलिजेंट रेयर इंडिविजुअल होगा तो होगा, बट जितने लोग आप देख लो, इट इज़ अ जर्नी ऑफ कॉन्स्टेंट ग्राइंड। मतलब आपकी जर्नी में जैसे मल्टीपल एग्जाम्स, यू नो, प्रीलिम्स की प्रॉब्लम, फिर मेंस में इशू, कभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कभी इंटरव्यू में कुछ हो गया, मतलब इट्स लाइक ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इज दैट परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। हाँ सर, वही मोटिवेशन था। और जो मैंने आपने पहले पूछा था कि क्या ऑब्जेक्टिव था, पहले समझ नहीं आया कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन में क्यों आ गए, बट जब प्रिपरेशन करते थे, केस स्टडी, क्योंकि जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं और ग्राउंड पे देख रहे हैं, मतलब जैसे ये लगेगी हवाबाजी, पर हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब मेरा विलेज टाइप में ही है जोधपुर में जहाँ पे घर है, तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन चल रहा है बच्चों का और कोविड वालों का साथ में, तो उसमें सेपरेशन नहीं है। बायो वेस्ट जो आप गाइडलाइन पढ़ा थे वो कुछ फॉलो नहीं हो रही, तो हम देखते थे कि यार ये चीज़ें हैं। फिर जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, या फिर जैसे कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें कोई कचरा नहीं डालता, सब जलाते हैं, क्यों? क्योंकि दे टेक 50 रुपीज़ अ मंथ।
ओह तो मैं सोचता था क्या इसे बिजली के बिल में ऑटोमेटिक कर दिया जाए ताकि वॉलंटरी रहे ना ये, क्योंकि 50 रुपये तो कोई बड़ा चार्ज नहीं है। हाँ, ऑप्ट इन नहीं होना चाहिए, ऑप्ट आउट होना तो चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें सोच के लगता था कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में अब जाएं कि नहीं, तो ये एक थोड़ी ड्राइव करने लगी बाद में, लेटर इन प्रिपरेशन स्टेज। पहले तो था कि यार पढ़ के और समझ भी आया हो। हाँ सर ये चीजें थी। पहले था कि ग्रुप ए जॉब है, अच्छी है, मेडिकल नहीं है इसमें, ऐसे करके शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होने लग गई। लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट के बाद जो आपके आसपास के रिलेटिव्स थे, हाउ हैज द एक्सपीरियंस चेंज? ऑल्दो आई नो द आंसर, सबका आंसर वही है, बट आई जस्ट वांट टू काफी हियर ज्यादा सर चेंज हो गया है। और मतलब बिल्कुल ही अपोजिट, कि वो फेवर्स वाला और जो सिस्टम रहता है पूरा, कि हमें तो पता ही था, कि ये लोग तो कर ही लेगा। वो मोमेंट याद कराते हैं कि उस दिन वहाँ आप आए थे ना, मैंने ऐसा बोला था, अरे ठीक है। तो वो सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें फेक लगने लग जाती है। और एक चैलेंज भी आता है कि आप थोड़ा पब्लिक लाइफ में उस तरीके से नहीं रह पाते जैसा पहले रहते थे, तो वो भी काफी चेंज आ गया। ऊपर से काफी सारी चीजें पता चलती है, जैसे मैरिज मार्केट वगैरह, ये बहुत ही टॉक्सिक लगता है मेरे को। मतलब कि इतना ले लो ये वो, तो मेरा तो जैसे उसूल है क्योंकि फौजी फैमिली है कि 0 डाउरी हो। नहीं, आई मीन इट्स अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। आई फील के मतलब मैरिज इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। हाँ, पर सबसे बड़ा वही बना रखा है इसको, पता नहीं सर्विस में पता नहीं क्या है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर धीरे धीरे जैसे भी डील किया, और टाइम का सर बहुत ही पॉजिटिव हो गया, मतलब कम टाइम मिलता है बहुत। तो कम्युनिटी का कोई इवेंट है, स्टूडेंट हॉस्टल्स में, मतलब मैंने जितना हो सके एफर्ट दिया है। टेलीग्राम चैनल आई मेड ऑन 26 अप्रैल, 4 दिन बाद ही। अच्छा। और टॉपर डॉग भी सबसे पहले मैंने ही करी, क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी से मैसेज जाए तो बच्चे कम से कम रोज मेरे से पूछें, इससे अच्छा कॉमन वीडियो मिल जाए सबको, ताकि तो ये एफर्ट रहा। एंड आई एम आल्सो वेरी ग्लैड कि यू टुक आउट टाइम फॉर मी। बिल्कुल। And the second question, and we'll end with this. Message to somebody who did not clear prelims this year. आप क्या बोलना चाहोगे? सर इसमें मैं कैटेगराइज करूंगा एस्पिरेंट्स को। जिनका फर्स्ट है उनको मेंस मोड में रहना चाहिए थोड़ा। मतलब एज्यूम दैट यू आर गिविंग द मेंस, ऑब्वियसली सेम इंटेंसिटी नहीं आएगी, बट यू हैव द रिसोर्सेज, क्योंकि ये 3 महीने में एकदम फ्लड आता है ना सब चीज़ों का। तो उन चीज़ों को कलेक्ट करके, मान लो टेस्ट सीरीज भी रेगुलर लगा सकते हो, ऑप्शनल की कर लो, मतलब एज इफ यू आर गिविंग द मेंस। जिनके 2 से ज़्यादा हो गए, लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। CDS एग्जाम इज देयर, IBACIO एंड EPFO, 3 एग्जाम्स आर प्लान्ड। अक्टूबर में UPPCS है। और जो बहुत ज़्यादा वेटरन, मतलब सबके लिए है, 2 या 3 से ज़्यादा जिनके हो गए, टेस्ट सीरीज से जो रिन्यूमरेशन मिल रहा है उसकी तरफ आप देख सकते हो। पर बिगनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेंस रेडी रहो। और गलतियों को एनालाइज करना बहुत जल्दी, मतलब ईगो आपका जो भी उसे डिसॉल्व करो। मतलब कितने बड़े टॉपर, जैसे मैं भी स्कूल टॉपर था, फिर NDA में भी रैंक पर, वो ईगो डिसॉल्व करना पड़ा क्योंकि गलतियाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है और ओवरडू नहीं करना। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे 22 प्रीलिम्स नहीं हुआ था जिनका, उन्होंने सोर्सेस सारे चेंज कर दिए हर सब्जेक्ट में, बट आई क्लियरली आइडेंटिफाइड कि यार मेरे को यहाँ दिक्कत है साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, वो भी नहीं करना है। तो एक बैलेंस में चलना है और हैव अ गुड पीयर ग्रुप, और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज देनी। जैसे यहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ गई और घर में अच्छा एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रूरल और नहीं मिल रहा टाइम, तो वो भी शिफ्ट कर सकते हैं कुछ। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सारी डायग्नोसिस की तरह होता है ना, मतलब क्योंकि यूनिवर्सल एडवाइस नहीं दे सकते। आई होप द एस्पिरेंट्स आर मैच्योर इनफ। नहीं, आई थिंक एवरीबडी विल टेक फ्रॉम योर स्टोरी व्हाट विल बी रेलेवेंट टू देम। बिल्कुल सर, हाँ, You can't do blind aping of anybody. So everybody's had a different journey, different background, and a different way to get selected, different marks. So you can't blindly ape, but I'm sure that people will learn a lot from you, because I have also learned a lot from you. मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अगर आप 3 एग्जाम ऐसे हैंडल कर सकते हो, तो आई एम श्योर कि अब मैं आई विल एटलीस्ट ट्राई बाय द एंड ऑफ द ईयर कि मैं 5-6 बजे उठ के आई ऑल्सो वांट टू ट्राई एंड गेट अप एंड यू नो raise my productivity. But thank you so much for doing this. I'm honestly very proud to say that you're my student, and very happy that you came here. I've learned so much even in this short conversation. बहुत अच्छा लगा यार. Thank you so much.